Yes, good morning to all of you. Actually, I was waiting for you to stop so that I can start without shouting. I hope your weekend was good and you must have checked your answers if you have taken part in 90-day challenge. If you find that there is some difficulty or printing mistake, etc., please let me know in which particular question so that I can get it rectified from the typist also. Okay. आजचे प्रश्न तुम्हाला दुपार 1:30 पर्यंत मिळतील. मी तुमच्या जेव्हा इकडचं लेक्चर सुटेल तुम्ही घरी जाल तेव्हा तुम्हाला तुमचे आजचे प्रश्न मिळतील. ऍक्च्युली माझं फक्त लॉचे प्रश्न माझे चेक करायचे बाकी आहेत कुठले प्रश्न टाकू म्हणून ते 4 दिवसांचे पूर्ण झाले. 5व्या दिवसासाठी मला केस लॉ टाकायचे. सो आय वॉज जस्ट चेकिंग की विच काइंड ऑफ केस लॉज आय कॅन पुट फॉर essentials of valid contract. Okay, so now today we are going to talk about partnership in this lecture. Let me go ahead. We have discussed the basic nature of partnership. We have tried to distinguish partnership with that of all other types of forms of business organization. Now today we are going to complete the topic. Okay. Ambitious project है, complete होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग 9th पेज पे 17 पेजेस रहता है, लेकिन 17 पेजेस में से मेरे ख्याल से लास्ट का कुछ पेजेस मस्ट बी ऑफ क्वेश्चंस एंड अदर थिंग्स. सो probably we may be having some 4-5 pages to be completed, which I think is very much possible. उसके बाद में क्या करना रहेगा आपको, उसके नीचे के क्वेश्चंस खुद को सॉल्व करने करेंगे. ओके, और मैं आपको एक पीपीटी दूंगा, प्रसाद सर के लेक्चर का भी पीपीटी दे दूंगा मैं आपको, कि जिसमें मैंने सब समरीज किया हुआ है फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेकर अप टू कंपनी एक्ट, वट एवर आर द डिफरेंट टॉपिक्स. उसका लास्ट मिनट रिविजन करने के लिए एक पेज में एक पूरा कंसेप्ट, एक पूरा पॉइंट, मतलब जो आपका अलग चैप्टर्स है उसके हिसाब से उसको मैंने डिजाइन किया हुआ है. दैट आई विल बी गिविंग इट टू यू सेपरेटली. ओके, चलो ठीक है. अब मैं क्या कंसीडर करूंगा, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप. द फॉलोइंग चार्ट इलस्ट्रेट्स द वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप. काइंड ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेगा, विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन और विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस. विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन रहेगा तो इट कैन बी आइदर पार्टनरशिप एट विल और इट कैन बी पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. नाम में ही मेरे ख्याल से सब कुछ छुपा हुआ है. पार्टनरशिप एट विल बोलूंगा तो इसका मतलब क्या होता है, इट्स अ पार्टनरशिप in the time the partners are willing to continue. Till the time the partners are willing to continue, the partnership will continue. That is called as partnership at will. On the other hand, if you are saying that partnership is for a fixed period, that means at the beginning of the contract itself, at the beginning of the partnership agreement itself, it is clearly mentioned that this partnership is for a specific period. The period may be say for 1 year or maybe for 3 years or maybe for 5 years, etc. Okay, so partnership may be for a specific maybe for a specific period or it can be at will. Next one, there can be business particular partnership or general partnership. Particular partnership मतलब सिर्फ इस काम के लिए हम लोग साथ में. For example, myself and Kaustubh sir, we are working together for the purpose of commerce. समझ सर कैसे बोल रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर सपोज कौस्तुभ सर ने साइंस का क्लास चालू किया, फिर मैंने साइंस का क्लास चालू किया, तो दैट केस ऑटोमेटिकली द एग्रीमेंट व्हिच इज करंटली एक्जिस्टिंग बिटवीन मी एंड कौस्तुभ सर इन रिलेशन टू कॉमर्स क्लास विल ऑटोमेटिकली बी एक्सटेंडेड टू द साइंस क्लास. समझ सर मैं कैसे बोल रहा हूँ. मैं यहाँ पे कौस्तुभ सर का पार्टनर रह सकता हूँ, हमारा पार्टनरशिप नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट जस्ट एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे पार्टनर रह सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई मे बी अ पार्टनर ऑफ समबडी एल्स और मे बी माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस. समझ सर मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो कौस्तुभ सर ऐसे नहीं बोल सकते तो मेरे यहाँ पे पार्टनर हो मतलब मैं तुम्हारा सब जगह पे पार्टनर बन जाऊँ. That is, it is for a particular purpose और particular partnership. कि भाई ये काम के लिए हम लोग पार्टनर है, बाकी के काम के लिए हम लोग पार्टनर नहीं. सबको समझा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ. नेक्स्ट पॉइंट दूसरा कौन सा रह सकता है, जनरल पार्टनरशिप. मतलब नहीं हुआ ठीक है, जनरल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड हियर, that will be considered as general partnership. So basically there are 4 different types of partnership, out of which 3 are very particular or very famous. General partnership is generally mixed with partnership at will. Generally it is mixed with partnership at will, लेकिन it is not to be confused with partnership at will. Partnership at will or partnership for a particular period are the 2 different things, or that is a classification based on the period of partnership, whereas the particular or general is a partnership which is based on or classification based on the extent to which the partnership agreement applies. That's the basic idea to be kept in mind. So अभी आगे का पढ़ने का अपने को कौन पढ़ेगा? Partnership at will. According to Section 7 of the Act, partnership at will is a partnership when no fixed period has been agreed upon for the duration of the partnership, and there is no provision made as to the termination of the partnership. These 2 conditions must be satisfied before a partnership can be regarded as a partnership at will. But where there is an agreement between the partners, either for the duration of the partnership or for the determination of the partnership, the partnership is not partnership at will. Where a partnership entered into the
into for a fixed term is continued after the expiry of such term. It is to be treated as having become a partnership at will. A partnership at will may be resolved by any partner by giving notice in writing to partnership for a fixed period, where a provision is made by a contract for the duration of the partnership. The partnership is called partnership for a fixed period. It is a partnership created for a particular period of time. Such a partnership comes to an end on the expiry of the fixed period. Particular partnership. A partnership may be organized for the prosecution of a single adventure as well as for the conduct of continuous business, where a person become a partner with another person in any particular adventure or undertaking the partnership is called particular partnership. A partnership constituted for a single adventure or undertaking is subject to an agreement in the agreement resolved by the completion of the adventure or undertaking. General partnership, where a partnership is constituted with respect to the business in general, it is called a general partnership. A general partnership is different from a particular partnership. In the case of a particular partnership, the liability of the partners extends only to that particular adventure or undertaking. But it is not so in the case of general partnership. Yes. So what have we decided here? What have we understood here? जो हमने orally बात किया था वो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा legal terms से बता के रखा हुआ है. First part कौन सा? Partnership at will according to section 7 of the Partnership Act. It means no fixed, partnership at will is a partnership when no fixed period has been agreed upon for the duration of partnership. मतलब partnership कब तक चलेगा इसके बारे में अगर कुछ agreement किया हुआ नहीं रहेगा तो जब तक पार्टनर्स की इच्छा है तब तक चलता रहेगा. एट विल मतलब क्या? इच्छा क्या होता है? विल मतलब इच्छा. तो पार्टनरशिप एट विल इसका मतलब क्या है? इट्स अ पार्टनरशिप व्हिच विल कंटिन्यू टिल द टाइम द पार्टनर्स वांट इट टू कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू विश, अकॉर्डिंग टू विल. मराठी में बोलायचं तो इच्छा अनुसार. जब तक मन में चाहते तब तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे. बाद में अगर कुछ खटास आ गई तो हम लोग बंद कर देंगे. किसी भी कारण की वजह से हम बंद कर सकते हैं. सो एनी पार्टनर कैन क्लेम कि ठीक है अभी बस करने का, बंद करने का. दैट इज पॉसिबल. So partnership at will basically means when no fixed period has been agreed upon for the duration of partnership and there is no provision made as to determination of partnership. नहीं तो इस partnership को क्या classify किया जाए इसके बारे में clearly कुछ बोला हुआ नहीं रहेगा तो हम assume कर देंगे it will be considered as partnership at will. So number one, there should be no fixed period and number two, there is no classification which is mentioned in the agreement itself. याद रखो दोनों condition के बीच में and बोला हुआ है. एंड का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन है. मतलब दोनों कंडीशन अपने को पूरा करना है. दोनों कंडीशन पूरा हुआ रहेगा तो हम उसको पार्टनरशिप एट विल बोलने वाले हैं. और नहीं बोला हुआ है, एंड बोला हुआ है. और एंड में फर्क रहता है. समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो आई कैन स्पेसिफाई दैट दो अलग अलग चीजें चाहिए. नंबर वन, एग्रीमेंट के अंदर बोला हुआ नहीं रहना चाहिए कि कितने पीरियड के लिए पार्टनरशिप है. और नंबर टू, एग्रीमेंट के अंदर किधर बोला हुआ नहीं रहना चाहिए कि पार्टनरशिप किस पर्पस किस क्लासिफिकेशन में डाला जाएगा. If nothing is mentioned, in that case, we'll specify that it is partnership at will. These two conditions must be satisfied. Any one of the two conditions बोला हुआ नहीं है. These two conditions must be satisfied बोला हुआ है. उसका लॉजिक क्या है? बीच में and शब्द है. And का मतलब क्या हो जाता है? दोनों conditions are compulsory. Must be satisfied before the partnership can be regarded as a partnership at will. But when there is an agreement between the parties, either for the duration of partnership or for the determination of partnership, the partnership is not a partnership at will. मतलब क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा? एक तो इसके बारे में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है या फिर कितने पीरियड तक पार्टनरशिप रहेगा इसके बारे में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो समझ जाने का अब ये पार्टनरशिप एट विल नहीं बन सकता है. सो आई एम रिपीटिंग अगेन, दोनों कंडीशन पूरा हुआ तो एट विल और दोनों में से कोई एक भी टूट गया तो नॉट एट विल. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? दोनों पूरा हुआ तो एट विल, दोनों टूटा तो नॉट एट विल. ऐसा नहीं है, दोनों पूरा हुआ तो एट विल. इसी का दूसरा मतलब दोनों में से कोई एक भी टूट जाएगा तो ऑटोमेटिकली नॉट एट विल. If you are a basic student of mathematics, basic mathematics है कि दोनों को पूरा करेगा तो ये होता है. इसका मतलब किसी एक को भी टूटा तो वहां पे जाना पॉसिबल नहीं. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, when a partnership is entered into for a fixed term is continued after the expiry of such term, it is to be treated as having become a partnership at will. मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में बोला हुआ रहेगा कि दिस पार्टनरशिप इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम सो एंड सो डेट, लेकिन उसके बाद में भी अगर वो कंटिन्यू किया गया after 3 years, actually speaking, the partnership should come to an end because it is mentioned by you in the agreement that it is only for a period of 3 years. But you decide to continue the business without amending the partnership deed. समझ में कैसे बोल रहा हूँ?
and you continue to follow the rest of the provisions of partnership deed, PSR का रहने दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रहने दो, काम करने का तरीका रहने दो, बाकी सब चीजें तुम कंटिन्यू करते हो, सिर्फ वो जो एक क्लॉज था कि दिस पार्टनरशिप इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, उस पर्टिकुलर क्लॉज को आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो, तो हम अज्यूम करेंगे कि इसके आगे अभी जो पीरियड है दैट विल बी काउंटेड एज पार्टनरशिप एट विल। फिर उसके बाद में 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, फिर कोई पार्टनर बोलते कह रहे नहीं होता, अपना 3 years का पार्टनरशिप था तो टूट ही चुका है, तब 1 साल पूरा हो गया अपना एक्स्ट्रा, 3 साल पूरा होने के बाद 1 साल पूरा हो चुका है, तो अभी मैं पीएसआर चेंज करूंगा। मैं बोलूंगा अभी नहीं चेंज कर सकता, ये चाहिए तो हम लोग फिर से बैठ के बात करते हैं कि चेंज करने का कि नहीं करने का। बट जो साल अभी खत्म हो गया है, 3 साल खत्म होने के बाद का जो साल खत्म हो गया है, उसका जो काम पूरा करके हो गया है, उसका जो प्रॉफिट कमाया हुआ है, दैट विल हैव टू बी कंटिन्यू टू बी शेयर्ड इन द रेशियो व्हिच इज मेंशन्ड इन द ओल्ड पार्टनरशिप। तुम ऐसा ही बोल सकते हो, बट एनीवे दैट पार्टनरशिप इज ओनली फॉर द पीरियड अप टू 3 years, तो 3 years के बाद में जो काम किया हुआ है उसके लिए वो पीएसआर एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा तुम नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर तुमको पीएसआर चेंज करवाने का था तो तुमको बोलना पड़ेगा कि भैया हमारा पार्टनरशिप 3 years बोलता था, अभी बंद हो चुका है, लेकिन तुम्हारे साथ काम करने में मजा आ रहा है, हम नया पार्टनरशिप करते हैं, इसमें भी अगेन फॉर 3 years और इसमें भी एट विल, एंड इट विल हैव न्यू पीएसआर। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन आप पहले काम करके बाद में नहीं बोलने का, मेरे मन में ये था। तीसरा साल पूरा होने के बाद अभी तुमको मालूम पड़ेगा कि अब अपना काम बसर चल रहा है इसके साथ करके, फिर पहले काम करवाने का, बाद में प्रॉफिट शेयर करने का बारी आया तो फिर से आवाज करने का, ये नहीं चले। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? So I'm repeating again, if there is a clause in the partnership which states that the partnership is for a specific period, and after the completion of period, actually speaking, the partnership should have been dissolved, but you decided to continue with the partnership, then that particular clause is made to be inoperative by you. So automatically partnership becomes partnership at will. आप क्या कर सकते हो? चाहिए तो ठीक है, फिर ऐसा है ना, हम लोग पार्टनरशिप को बंद करते हैं। नहीं, तो भी बंद नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है, बंद तो कर सकता है क्योंकि anyway it is at will, लेकिन बंद करने के पहले पीएसआर वही चलाएगा। यू कैन सर ने पीएसआर चेंज करवाने के लिए डायरेक्ट। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? पीएसआर चेंज करने का तो फिर से सब लोगों को साथ में बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा क्या करने का क्या नहीं करेगा। यू कैन जस्ट गो ऑन डिक्टेटिंग द थिंग्स इन एनी मैनर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Okay, so I'm repeating to the last time, if the partnership was for a fixed period and the period is completed and the partnership is continued, then it is assumed that you only have converted the partnership into partnership at will. Is it clear all of you? Next part. आगे क्या बोला ना अपने को? A partnership at will may be dissolved by any partner by giving a notice in writing to all other partners of his intention to dissolve the partnership. Partnership at will रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है? It's at the same time very beautiful, very powerful. Because it talks about perpetual situation. कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन 3 साल के अंदर बंद हो जाएगा, ये झंझट नहीं है, लेकिन इसका मतलब शायद 1 साल के अंदर भी बंद हो सकता है क्योंकि इट इज एट विल। सो यू विल हैव टू ऑलवेज बैलेंस दैट पर्टिकुलर थिंग। कैसे? तो व्हेन यू से दैट पार्टनरशिप इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, देन यू आर क्रिएटिंग वन पर्टिकुलर फुल स्टॉप स्ट्रेट अवे कि 4 साल के बाद, 7 साल के बाद पार्टनरशिप बंद होने वाला है। And when you are saying that it is at will, that means there are two different possibilities. Either the partnership can continue forever, till the time all the partners are alive, or the partnership may be broken at any point of time by even a single partner by giving his notice to dissolve the partnership. सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो पार्टनरशिप एट विल रहेगा तो क्या करना पड़ेगा तुमको? सभी पार्टनर का मन संभाल के रखना पड़ेगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो अगर तुम्हारा खास दोस्त है जिसको तुम बचपन से पहचानते हो, उसके साथ पार्टनरशिप एट विल करना ठीक ठाक बात है, क्योंकि उसके घर में क्या चालू है, कैसे जो है तुमको सब पता है। तुम उसके सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं हो, बल्कि तुमको उसका बेसिक क्या बाबा, कभी कुछ उसको मेंटल सपोर्ट चाहिए है, कभी उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वो भी तुम देते हैं। तुमको पता रहता है क्या चालू है क्या नहीं चालू है। Then it is okay for the purpose of this one. But if you are putting a good amount of money with an unknown person by using the partnership act, in that case it is better that you should at least have a fixed period. बाबा इसके बीच में तुमको छोड़ना अलाउड नहीं है। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? Otherwise you may be at his mercy. He may again go on putting that clause कि मैं भी dissolve करता हूँ, change करवा दूँ, कुछ अलग नहीं नया चीज करेंगे। That particular difficulty we don't want. That's why when you are entering into a partnership agreement with that of a known person, तो हम क्या कंसीडर करते हैं? लेस टेंशन। तो वहां पे एट विल किया तो भी चलेगा, लेकिन याद रखो एट विल रहेगा तो तुमको उसका विल को हमेशा स्ट्रेंथन करना पड़ता है। तुम्हारे पर ज्यादा जिम्मेदारी आती है, उसके जिंदगी में कुछ नए प्रॉब्लम्स आ गए, कुछ नए इशू आ गए, तो उसका दिमाग सटक गया, तो इन दैट केस अपने पार्टनरशिप में उनको डिफिकल्टी आ सकती है। सो एट विल ऑब्वियसली इज वेरी गुड व्हेन द पार्टनर्स आर एट सेम सोशल स्टेटस, they are going through same life stories, then in that case it is better to go for that partnership, otherwise it is not better to go। तो समझ में कैसे बोल रहा हूं? Then comes the next part, कौन सा तुम्हारा पार्टनरशिप और a fixed period।
Here you will find that we are having a specific contract which probably we are taking from the government, and government has specified that ये वाला contract अगर आपको चाहिए रहेगा तो in that case आपके पास कम से कम 10 पार्टनर्स चाहिए. हम लोग सोल प्रोप्राइटर को देते नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट है. तो एक सोल प्रोप्राइटर रहेगा, उसके पास कितना एफिशिएंसी रहेगा हमको पता नहीं है. शायद यू मे बी अ सोल प्रोप्राइटर हैविंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफिशिएंसी. You are having very good amount of own capital because probably your parents were some king or queen sometime in the past. तो तुम्हारा बहुत सारा पैसा भी है, and you can hire people and you can get the work done from people. But we don't want to give this type of contract to a sole proprietor because the terms of the contract are specifying. कि अब ये टाइप का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा, आइदर पार्टनरशिप को मिलेगा नहीं तो कंपनी को मिलेगा. काम खत्म. प्रोप्राइटर को हमको देना नहीं. In that case, now we are saying that मैं क्या करूँ, चलो पार्टनरशिप बना देता. 4 लोगों के साथ पार्टनरशिप कर दिया, 10 लोगों के साथ पार्टनरशिप कर दिया, पार्टनरशिप चालू हो गया. लेकिन फिर मुझे उनके साथ जिंदगी भर के रहना नहीं है, सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम करवाना है. मैं बोलूंगा ठीक है, इन दैट केस व्हाट आई विल डू फॉर फिक्स्ड पीरियड. अगर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए करवाना है, मतलब अगले 4 साल तक, अगले 5 साल तक सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन अगले 4-5 साल में बाकी का कुछ भी काम करूंगा, उसके लिए मुझे वो सब मेरे घर में नहीं चाहिए. तो नॉट ओनली आई वांट टू गो फॉर स्पेसिफिक पीरियड, बट आई वुड आल्सो लाइक टू गो फॉर पर्टिकुलर पार्टनरशिप. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? मतलब उस पार्टनरशिप के अंदर ही दोनों क्लॉजेज आ जाएंगे कि कितने पीरियड के लिए और ऊपर से कौन से पर्पस के लिए. दोनों चीजें उस क्लॉज के अंदर, सॉरी उस पार्टनरशिप डीड के अंदर आ जाएंगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर आ जाएंगे कि हम पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं, इस काम के लिए कर रहे हैं. और ये काम जब खत्म होगा तब ऐसे भी टाइप हम क्लॉज ला सकते हैं. या फिर ये 4 साल के अंदर काम खत्म करवाना ही है तो 4 साल तक यू विल स्पेसिफाई द पीरियड. सो पीरियड इज आइडेंटिफाइड आइदर बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ समथिंग एल्स और पीरियड इज आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. दोनों तरीके से तुम पीरियड को आइडेंटिफाई कर सकते हो. जनरली व्हेन यू आर टेस्टिंग वाटर्स, इनके साथ काम करना ठीक ठाक है कि ठीक ठाक नहीं है, समझ समझ कैसे बोल रहा हूँ. then you may go for this kind of, or when there are specific contracts where the tenders are passed only in the name of partnership firms, then you will find that it is better to go for these kind of partnerships. आपको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? either for testing waters, मतलब इनके साथ आगे चल के काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये ठीक ठाक लोग है कि ठीक ठाक लोग नहीं है, अब तक पता नहीं है. तो ठीक है, क्या करेंगे फिर, पहले एक छोटा पीरियड का टेस्टिंग करके देखते हैं, जैसा हम बोलते हैं सेल बाय सैंपल, वैसे एक छोटा सैंपल कॉन्ट्रैक्ट करके देखते हैं इनके साथ. ठीक चला तो आगे चलेंगे, नहीं तो रहने दो. मैं क्या बोल रहा हूँ, तो दिस इज मोर और लेस लाइक अ जॉइंट वेंचर. So this can be for a specific period. It is for the duration of partnership. The partnership is called as partnership for fixed period. It is a partnership created for a particular period of time only. Such partnership comes to an end upon the expiry of fixed period. But upon the expiry of fixed period, if the partners still continue to the business, then it is assumed that you have made that clause of fixed period to be inoperative and you have converted the partnership into partnership at will. Then comes the next part, particular partnership. The partnership will be organized for the prosecution of a single adventure as well as for the conduct of a continuous business. Single adventure. Adventure बहुत अच्छा शब्द है. Adventure किसको बोलते हैं? दोस्तों क्लास को आता है. Adventure is it adventure? It's not adventure. It is a regular activity. समझ समझ कैसे बोल रहा हूँ? It's a regular activity. लेकिन अगर आप केवल कुछ हाइकिंग करने को जाओगे, या स्कीइंग करने को जाओगे, रिवर राफ्टिंग करने को जाओगे, रिवर क्रॉसिंग करने को जाओगे, आप उसको क्या बोलोगे? अरे एडवेंचर ट्रिप. समझ समझ कैसे बोल रहा हूँ? एडवेंचर इज समथिंग व्हिच इज नॉट डन ऑन रेगुलर बेसिस. once in a lifetime, maybe twice in a lifetime. समझ समझ कैसे बोल रहा हूँ? और एक बार करके होगा तो वहां पे फिर से नहीं करेंगे. शायद रिवर राफ्टिंग फिर से करने को जा सकता है, बट इट मे बी इन डिफरेंट रिवर, नॉट इन द सेम रिवर. आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? हाँ, अगर तुम उसी रिवर में रोज का रोज रिवर राफ्टिंग करते हो, लोगों को रिवर राफ्टिंग करवाने को मदद करवाते हो, तो इट बिकम्स योर बिजनेस वोकेशन. इट इज नॉट योर एडवेंचर. बाकी लोग अरे यार मुझे ऊपर नीचे जाने का डर लगता है वगैरह, वो बोलेगा ठीक है चलो जाने से काम करते. समझ समझ कैसे बोल रहा हूँ? तो बंजी जंपिंग और अपने लिए क्या है? एडवेंचर. और बंजी जंपिंग करवाने के लिए क्या है? उसका बिजनेस. धक्का मार लो. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल. एडवेंचर का मतलब क्या? जो बार बार नहीं किया जाएगा, एक ही बार किया जाएगा, आगे करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं. इन दैट केस इट इज कॉल्ड एडवेंचर. तो किसी एक काम के लिए भी अगर अपने पार्टनरशिप क्या हम बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. तो अब हमको क्या करवाने का? कुछ चीजें इंपोर्ट करवाने का है. तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? और वो इंपोर्ट के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा बड़ा क्वांटिटी परचेस करना पड़ता है. तो बोला ठीक है ना, फिर क्या करेंगे हम लोग? ज्वाइंट प्रॉमिस करवाएंगे और काम पूरा करेंगे, को ओनर जैसा कंसिडर करेंगे. तो सामने वाला पार्टी बोलता नहीं हम लोग ऐसा डील नहीं करते. कौन कितना पे करेगा आपको पता नहीं, बिकॉज चलिए आप दूसरे देश में, हम दूसरे देश में, कौन इतने पीछे लगेगा? वी वांट टू डायरेक्टली कंसिडर एन एंटिटी, नॉट ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल. ठीक है, फिर एक पार्टनरशिप करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंपोर्ट. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो क्या हो गया ये? पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पर्पस. इट्स अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप. इट कैन बी जॉइंट वेंचर, बट जॉइंट वेंचर दो तरीके का रह सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा रहेगा सुबह कुछ तो कौन सा विश्रांत वाटी के वहां पे कुछ तो रिलायंस का टावर कुछ तो जल गया, ऐसा न्यूज मैंने सुना था. मोबाइल का टावर का कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है ना.
वजह विषय थोड़ी क्या तो आपको नहीं मालूम एनीवे नो प्रॉब्लम वो क्या मेरे पास गूगल कॉन्फ़िगरेशन आता है मैंने डाल के रखा है कौन सा जो मुझे चाहिए करके सो देन आई गेट टू नो द बड़ा आग लगा था सुबह सुबह कुछ तो करके सो द पॉइंट इज दैट अभी मोबाइल टावर्स वोडाफोन का अलग मोबाइल टावर एयरटेल का अलग मोबाइल टावर और किसी कंपनी का अलग मोबाइल टावर ऐसा नहीं होता है देयर इज अ सेपरेट मोबाइल टावर कंपनी which is created and it's a joint venture between all these different companies now it has become a company itself that's a different story but the idea is that all these different companies like Airtel Vodafone and अभी जियो का तो अलग तरीके से चलता है वो फाइबर ऑप्टिक वाला चलता है वो करके पर ये सब कंपनीज ने मिलकर क्या किया था उन्होंने खुद का एक अलग कंपनी चालू करवाया शुरुआत में कंपनी नहीं था वो बाद में कंपनी करवा दी कि ये मोबाइल टावर बनाने का इरेक्ट करने का अलग अलग सोसाइटी के साथ जाकर उनके साथ एग्रीमेंट करने का कि आपके सोसाइटी में हम लोग इसको इरेक्ट करेंगे और बाद में आपको हर महीने में रेंट देंगे वगैरह वगैरह इसके लिए फिर एक सेपरेट कंपनी चालू करवाया सो वोडाफोन विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड प्रॉपर डेटा कनेक्शन एंड अदर थिंग्स समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ Airtel will continue to go for that. Idea will continue to go for that. Reliance will continue to go for that. I'm not about Jio. I'm talking about Reliance Communication. अनिल अंबानी वाला जो भी बंद हो गया तो ये सब लोग अलग अलग अपना अपना काम करते रहेंगे कौन सा प्रोवाइडिंग नेटवर्क बट वो नेटवर्क को सिग्नल बराबर से रिसीव करने के लिए क्या करने का अपने को टावर्स लगे फिर हर एक बिल्डिंग के ऊपर अलग टावर आना चालू हो जाएगा इधर आइडिया का भी टावर आएगा और क्या तुम्हारा वो रिलायंस का भी टावर आएगा वोडाफोन का टावर आएगा पागलपन हो जाएगा तो बोला अरे यार एक टावर के ऊपर अपने को क्या चाहिए we can sell 50,000 people at a time on single tower और मेरा यहाँ पे 50,000 कस्टमर्स नहीं है इस एरिया में मेरा 20,000 रहेगा तुम्हारा 20,000 रहेगा इसका 10,000 रहेगा तो 10,000 टावर सॉरी कस्टमर के लिए तुम पूरा खुद का टावर लगाओगे तुम्हारा खर्चा बढ़ते जाएगा डजंट मेक सेंस उससे अच्छा क्या करते हैं हम लोग हम सब मिलकर एक अलग कंपनी चालू करते हैं एंड दैट टावर कैन वर्क ऑन एवरी पर्टिकुलर नेटवर्क दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम सो व्हाई टू वरी एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम लोग सब लोग काम कर सकते हैं तो क्या करेंगे हम लोग एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगे खर्चा नहीं बढ़ाएंगे अपने को फिर अपना रेट्स कम करने को मिलेगा वी कैन कैप्चर मोर एंड मोर मार्केट That's how they decided to go for this situation. So what they did, they created a joint venture. Now that was not having a finite life. जैसे import करवाने का खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं. It is having a continuous business. It is not just an adventure. It's a continuous business. यार समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? Are you getting the point? So particular partnership may be organized for the prosecution of a single adventure. मतलब एक ही काम import करवाने का तो export करवाने का वगैरह वगैरह. ये तो कुछ बना के देने का वगैरह वगैरह. Okay? और it can be as well as for a conduct of a continuous business. मतलब एक ही काम के लिए नहीं है एक तरीके के काम के लिए बट वो हमेशा चलता रहेगा सिंगल एडवेंचर में और कंटिन्यूअस बिजनेस में क्या फर्क है सिंगल एडवेंचर में एक तरीके का काम है और वो हमेशा हमेशा नहीं होगा रिकरेंस नहीं कंटिन्यूटी नहीं और जब तुम कंटिन्यूअस बिजनेस बोलोगे तो उसका मतलब क्या होता है कि वो काम एक तरीके का ही काम में बदलाव नहीं सारे के सारे काम एक साथ कवर नहीं कर रहे हैं लोग एक ही काम की बात कर रहे हैं बट देयर इज अ कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी और रिकरेंस ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एक महीने का ऐसा नहीं वो चलते रहेगा in that case it can be still called as particular partnership because it is for a specific purpose particular purpose so in that case it is called as a particular partnership I am repeating again particular partnership के अंदर दोनों आ सकते हैं it can be either for an adventure मतलब एक स्पेसिफिक काम के और it can be एक स्पेसिफिक काम का रिकरेंस के लिए दोनों तरीके का काम वहां पे कवर किया जाएगा ओके नेक्स्ट पार्ट when a person becomes a partner with another person in any particular adventure or undertaking meaning continuity of business the partnership is called particular partnership on the other hand when you are saying general partnership where partnership is constituted with respect to business in general it is called a general partnership तो हम लोग क्या करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे किसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे मोबाइल का करेंगे उसमें लैपटॉप लाएंगे हाँ चलो लैपटॉप लाएंगे अच्छा वैक्यूम क्लीनर हाँ वो भी अच्छा दाढ़ी के ट्रिमर बेयर ट्रिमर हाँ वो भी चलेगा और क्या तुम्हारा वो घड़ी वड़ी सब अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक वाला आता है वो सब हाँ वो भी चलेगा एसी हाँ वो भी चलेगा मतलब नाउ इट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे बस और अगर एक आध चीज बंद पड़ गया चलो यार अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बोल के रखा कि चाइनीज मोबाइल नहीं जाने का तो हमारा बिजनेस नहीं बंद पड़ेगा क्योंकि हम दूसरा चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहेंगे तू मेरा पार्टनर मैं तेरा पार्टनर इंपोर्ट किसके और करने के इस तरफ पार्टनरशिप नहीं है बल्कि हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के इस तरफ अपना पार्टनरशिप है कल जरूरत पड़ी तो हम लोग गेहूं चावल को इंपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे कल जरूरत पड़ी तो हम लोग कांदे को एक्सपोर्ट करेंगे इंपोर्ट करेंगे ऐसे नहीं बोले लास्ट ईयर मोबाइल था कांदा कैसे हो गया चलता है इट्स ओके फॉर अस हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले तो मतलब मैं कैसे बोल रहा हूँ हमारे पास क्या कैपेसिटी हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करने का उसका सारा का सारा लॉजिस्टिक्स रेडी है वी नो वेयर टू वेयर हाउस व्हाट काइंड ऑफ वेयर हाउसेस आर अवेलेबल
We know what are the different processes involved. We are having good relations with all customs house clearance agents, etc. We know exactly how to get the work done from them without giving bribes, etc. हमारे पास वो मैकेनिज्म है, हमारे पास पूरा एक्सपर्ट लोग हैं कि जिनको मालूम है कि अरे अगर तुमको फूड ग्रेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है. दैट इज व्हाट इज आवर बेसिक स्ट्रेंथ. In that case, it becomes a general partnership. It is not for a specific purpose. It is not for a specific period of time. It is for all the different things. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. तो जब मैं वो टावर की बात कर रहा था, वहां पे सिर्फ टावर के लिए याद रखो. फिर उसके ऊपर कोई बोलेगा मेरा 5G घुमाएगा तो 5G घुमा, कोई बोलेगा मेरा 4G घुमाने का तो 4G घुमा, कोई बोलेगा मुझे उसके ऊपर क्या तुम्हारा डेटा कनेक्शन का ऐसा करने का वैसा करने का, उसके ऊपर पिक्चर दिखाएगा नहीं दिखाने का, तुम डिसाइड करो, हमको कुछ फर्क पड़ता है. What apps are going to run on your phone, that is not going to be decided by us. तुम्हारे एयरटेल वाला बोलेगा हम लोग एयरटेल भी देंगे, एयरटेल का पेमेंट भी देंगे, एयरटेल का टीवी भी देंगे, दे दो, हमको क्या फर्क, जो करने का कर. समझ कैसे बोल रहा हूँ. वोडाफोन को उसके से पैक नहीं दोगे, अरे हमारा वोडाफोन पे नहीं आया, वोडा पे नहीं तो क्या हमारा कुछ वोडाफोन का कुछ और टीवी वाला करके, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं. वो हमारा एग्रीमेंट कौन सा है, हमारा एग्रीमेंट सिर्फ शेयर करेंगे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी हमारा एग्रीमेंट नहीं. Then it becomes a particular partnership. It can be either for a single adventure or it can be for continuity of business. General partnership is generally for continuity of business. It is not for a specific adventure, etc. Because the moment you talk about adventure, it goes up. It's a particular partnership. सगळ्यांना कळतं मी काय सांगितलं ते? एनी डिफिकल्टी? मला सांगा पार्टनरशिप कुठल्या प्रकारची आहे, हे कशासाठी शोधायचं असं पहिल्यांदा हे सांगा. Why should we learn or why should we understand how to classify the partnership? What is the problem we will face if you don't know what is the classification of partnership? पार्टनरशिप लाईक द स्पेसिफिक पर्पज साठी असेल ते डिटरमाइन करायला लागतं. बिकॉज एका पार्टनर दुसऱ्यासोबत कुठेतरी डील केली, वी नीड टू फाइंड आउट वेदर the other partners are bound by that specific action of that partner or not. So if it is for a specific purpose, then those partners could not be liable to pay for the actions of the other partner in regard to something. You are very near, but you have skipped 2 steps. You have directly gone for the 3rd step. The most important foundation, मतलब तेरा बिल्डिंग ऐसा डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर से चालू होगा, ग्राउंड फ्लोर नहीं तो कभी भी गिर सकता है. I want that the most important point which forces us to think about this concept. The most important point is partnership is mutual agency. Since it's a mutual agency, because that is the backbone of partnership. Any particular agreement can be considered as partnership or not. उसका कारण क्या है? अगर उसके अंदर mutual agency रहेगा तो in that case वो partnership बन जाता है. Mutual agency नहीं रहेगा तो co-ownership रह सकता है, कुछ और चीज रह सकता है, लेकिन उसको partnership बोलते नहीं. तो म्यूचुअल एजेंसी होने के से क्या होता है, एवरी पार्टनर इज एट द सेम टाइम प्रिंसिपल एट द सेम टाइम एजेंट. दैट मींस ही हैज द कैपेसिटी टू बाइंड अदर पार्टनर्स बाय द एक्ट व्हिच ही इज डूइंग. तो यार तू कुछ भी कर देगा और मैं लटक जाऊंगा, मैं तेरे साथ हाथ पकड़ के चलने को तैयार हूं, लेकिन किस चीज के लिए, सिर्फ इस चीज के लिए, बाकी सब चीजों के लिए नहीं. क्या समझ को कैसे बोल रहा हूं. एंड देयर इज अ चांस दैट अ पर्टिकुलर पर्सन मे बी द पार्टनर ऑफ मल्टीपल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. For example, I may be a partner with Kaushal sir, I may also be a partner with somebody else, maybe at Baner or maybe at some Navi Pet or something of that sort. कि जहाँ पे हमारा कौशल सर का क्लैश होता है, क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ. तो वहां पे कुछ गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे कौशल सर को तकलीफ नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया तो मुझे वहां पे तकलीफ नहीं चाहिए. तो देन इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड तुमने कौन से ढंग का पार्टनरशिप किया कौशल सर के साथ, कौशल सर ने कौन से ढंग का पार्टनरशिप किया मेरे साथ. बाद में जब कोर्ट में जाएगा केस, फिर झगड़ा करते बैठने का, फिर टाइम पे वकील का फीस भरने का, उसका कुछ मतलब नहीं है. जब तुम स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो तभी स्ट्रक्चर को अच्छे से डिजाइन करो. यू अंडरस्टैंड एक्जैक्टली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, बिकॉज वी आर गिविंग दिस कैपेसिटी. ये कुछ मैरिज जैसा तो है नहीं कि एक के साथ शादी किया तो जब तक वो डिवोर्स है तब तक दूसरे शादी नहीं कर सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं. यू कैन हैव मल्टीपल डिफरेंट पार्टनरशिप्स एट द सेम टाइम. देन वन पार्टनर कैन बी a partner of 4 different partnership firms, and in one of the partnership firm there is a fraud or there is some difficulty which is happening. Does that mean that unlimited liability will come to this particular part also, and they will expect that वो partner ने पैसा लाने का इसलिए partnership firm को पहले रिजॉल्व करवा दो. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ. वो झमेला अपने को नहीं चाहिए. That's why we are trying to define the type of partnership. ये स्पेसिफिक पीरियड का है, क्या स्पेसिफिक पर्पस का है, क्या एट विल है, कि क्या है, कि कैसा है. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ. Is it clear to all of you? Sir, it is easy always afterwards to decide कि ये पार्टनरशिप कौन से तरीके का है. यस, फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इट मे बी इजी टू डिसाइड, बट देन इट इज गोइंग टू टेक द इंटरप्रिटेशन मेड बाय द जज एंड यू हैव टू डिपेंड अपॉन हिज इंटीग्रिटी. जज भी अल्टीमेटली आदमी कभी डर जाएगा, कभी वो भी कुछ ब्राइब ले सकता है. समझ कैसे बोल रहा हूँ. तो बाद में झंझट नहीं चाहिए. उससे अच्छा जब तुम डिजाइन कर रहे हो तो अच्छे से डिजाइन कर, काम करते. व्हाट यू आर क्रिएटिंग दैट शुड बी वेरी क्लियर.
तो पार्टनरशिप का तुम्हारा जब जैसे कंपनी बनाने के लिए अपने को मेमोरेंडम रहता है और मेमोरेंडम के अंदर अपने को ऑब्जेक्ट क्लॉज डालने का रहता है, वैसे यहाँ पे भी हम कर सके रखेंगे कि पार्टनरशिप का क्लासिफिकेशन कौन सा होगा पहले से डिफाइन करके रखेंगे। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर वो एट विल बन गया तो ऑल ऑफ ए सडन यू विल फाइंड दैट एनी पार्टनर कैन पुट अ ब्रेक, चलती गाड़ी के व्हील के अंदर डायरेक्टली बीच में काटे डाल देगा, लकड़ी डाल देगा, पूरा बिजनेस टूट सकता है। मतलब इधर मन लगा कि काम किया, अच्छा रेपुटेशन करवा के लिया एंड सडनली उसने आके ब्रेक लगा दिया, तो अपना जो वर्किंग पार्टनर है जिसको चाहिए कि वो अपना नाम अच्छे से बने फिर आगे जाके मेरा करियर अच्छा बने करके, ऑल ऑफ ए सडन यू फाइंड दैट ही इज एट लॉस। सिमिलरली कोई बड़ा वाला पार्टनर है जिसको स्लीपिंग पार्टनर बनने का था, उसके बहुत सारा कैपिटल था, वो कैपिटल यूज करके उसने पैसा डाल दिया, वर्किंग पार्टनर ने पहले अपना नाम करवा के लिया मैं अच्छा काम करता हूँ करके, बाद में वो कंपनी को बंद कर दिया। अभी वो क्रेडिट स्विस जो बैंक था जिसका भी प्रॉब्लम हो गया और बैंक बंद ही हो गया, गायब हो गया। 150 साल पुराना बैंक गायब, 160 साल पुराना बैंक एक दिन के अंदर गायब। गवर्नमेंट ने लिटरली सैटरडे संडे काम करवा के बंद करवाया। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? शेयर होल्डर्स को बोला तुम आवाज करने का नहीं, नो मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, नो मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा। नंबर 1 तुमको बेचना पड़ेगा और नंबर 2 तुमको खरीदी करना पड़ेगा यूपीएस। यूपीएस बोलते मुझे नहीं चाहिए होता, आवाज नहीं करने का, लेने का मतलब देने का, लेना ही पड़ेगा तुमको। गवर्नमेंट ने सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? वो बाकी सब चीजें छोड़ दो, बट उसके अंदर एक छोटा पॉइंट होता है, इट्स नॉट अ पार्टनरशिप बट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन टेक प्लेस इन पार्टनरशिप आल्सो इफ दे कैन टेक प्लेस इन सच अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज वर्किंग एज अ कंपनी एंड व्हिच इज इवन एल्डर दैट ऑफ आवर इंडिया आल्सो। उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो पार्टनरशिप में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। उनका एक जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन का जो चीफ था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन का जो चीफ था वो बहुत एफिशिएंट था, उसका और उसके सीईओ का अच्छा खासा मस्त से पड़ता था। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन के अंदर वेल्थ मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, उनके अलग अलग बिजनेस है, उसके अंदर एक वेल्थ मैनेजमेंट का था और एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग था। आई थिंक इट वाज अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट, सॉरी नॉट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो वो उनका वेल्थ मैनेजमेंट का सेक्शन का जो हीरो था, उनका इंचार्ज था वो, और कंपनी का सीईओ मतलब बैंक का सीईओ, उनका अच्छा मिली भगत था, दोनों मस्त से काम करते थे। लेकिन इधर क्रेडिट स्विस का बिल्डिंग है, उधर सामने यूबीएस का बिल्डिंग है, लिटरली बीच का रास्ता है, बस रास्ते के इधर क्रेडिट स्विस का हेडक्वार्टर और उधर यूबीएस का हेडक्वार्टर। तो वो वेल्थ मैनेजर जो था इधर का, उसने काम छोड़ा और सामने के कंपनी में चला गया काम करने के लिए। तो सर कैसे बोल रहा हूँ? चला गया तो अभी वो एफिशिएंट वेल्थ मैनेजर था। इधर उसके जो जो क्लाइंट्स थे वो सब क्लाइंट उसके बाद वहां पे चले गए। तो सर कैसे बोल रहा हूँ? तो देन देयर वाज अ वेरी बिग स्कैंडल व्हिच टुक प्लेस। तभी इधर के सीईओ ने उसके ऊपर स्पाइस छोड़े, स्पाइस लगाए उसके पीछे, ऐसा उसके ऊपर आरोप हुआ। बाद में वो प्रूव हो गया, बाद में ये भी समझा सीईओ को निकालना पड़ा, फिर क्रेडिट का सीईओ को रिजाइन करना पड़ा। बाद में अल्टीमेटली प्रूव हुआ कि सीईओ ने नहीं उनको अपॉइंट किया था, किसी और ने अपॉइंट किया हुआ था। बट यस, दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन टेक प्लेस इन केस ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, कि चलता चलता अच्छा वाला बिजनेस है, उसका नाम बस बना के लिया उस मैनेजर ने, और बाद में सामने वाले कंपनी में डायरेक्टली चला गया एट हायर पे, और बिजनेस को भी खड्डे में डाल के गए। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट कैन हैपन इन पार्टनरशिप आल्सो। सी वी आर ऑल ह्यूमन. At any point of time, if you suddenly find that there is going to be a big opportunity, there is no guarantee that every time you will be in a position to resist the temptation. And if you find that there is no stigma attached to the same, you can fulfill that. You can show on paper that there is no problem which is created by you. Then people can do anything. समझ में कैसे बोल रहे हो? तो हम लोग क्या करते हैं, वो नहीं तले से डाल के रखो। एट विल मतलब बहुत डेंजरस चीज रहती है, बट एट द सेम टाइम फायदे की, एट द सेम टाइम बहुत तकलीफ की है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अगला पॉइंट है तुम्हारा पार्टनरशिप डीड। तो ये सब चीजें कहाँ पे लिखा जाएगा? एट विल है कि एट स्पेसिफिक पर्पस है कि पीरियड है कि क्या करके, कहाँ पे लिखा जाएगा? इट विल बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। कौन पढ़ेगा? मैडम जी पढ़ेंगे आप? Yes, sir. हाँ यस, पार्टनरशिप डीड से आगे बढ़ो। The partnership is the result of an agreement. No particular formalities are required for an agreement of partnership. It may be in writing or formed verbally, but it is desirable to have the partnership agreement in writing to avoid future disputes. The document in writing containing various terms and conditions as per the relationship of the parties to each other is called the partnership deed. It should be drafted with care and be stamped according to the provisions of the Stamp Act 1893. Where the partnership comprises immovable property, the instrument of partnership must be in writing, stamped, and registered under the registration act. The partnership deed may contain the following information. First, name of the partnership firm, names of all the partners, nature and place of the business of the firm, date of commencement of partnership,
duration of the partnership form, the capital contribution of each partner, 7, profit sharing ratio of the partners, admission and retirement of partners, rates of interest on capital drawings and liens, the provisions for settlement of accounts in the case of dissolution of the firm, 11, provisions for salaries or commissions payable to the partners, if any, the provisions for exclusion of a partner in case of gross breach or duty or fraud. A partnership firm may add or delete any provision according to the needs of the firm. वर्डिंग क्या था? पार्टनरशिप डीड ऐसा करके वर्डिंग। सर हमने तो बोला था कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। उधर किधर डीड ऐसा शब्द नहीं आया था। उधर तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड, हु हैव डीडेड, ऐसा कुछ शब्द नहीं था सर। तो डीड कहां से आ गई? तो डीड का मतलब क्या होता है? An agreement in writing will be called a deed. It is not DID. It is DEED. Okay. It is not DID. It is DEED. Partnership is a result of an agreement. No particular formalities are required for an agreement of partnership. It may be in writing or form verbal, but it is desirable to have a partnership agreement in writing to avoid any disputes in future. The document in writing, which contains the various terms and conditions as to relationship of partners to each other, is called as partnership deed. So, an agreement in writing is the basic definition of partnership deed. What is a partnership deed? Agreement in writing. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ओरल एग्रीमेंट रहेगा तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलने का कि नहीं बोलने का? नहीं बोलने का। उसको क्या बोलना पड़ेगा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और जब तुम वो राइटिंग में लाओगे जनरल केस, उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। It should be drafted with care and stamped according to the provisions of Stamp Act of 1899. So what are they telling you? Partnership Act में नहीं बोला है इस कर कितना स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा। तो स्टैम्प ड्यूटी कौन बताएगा तुमको? स्टैम्प एक्ट बताएगा। नेक्स्ट पार्ट, where the partnership comprises of immovable property. Where the partnership comprises immovable property. The instrument of partnership must be in writing, stamped and registered under the Registration Act. मतलब अगर तुम्हारा पार्टनरशिप में immovable property का पॉइंट्स नहीं है, in that case it need not be registered. But if the partnership agreement is talking about certain immovable properties, not just taking them on rent but buying them, यार समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? in the name of partnership. तो पार्टनरशिप बोल रहे हैं कि हम लोग, चलो हम सब लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, हम कोचिंग क्लास चालू करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे? कोई अपना विशालगढ़ में क्लास चालू करेगा, कोई अपनी हीरोइन कहाँ पे चालू करेगी क्लास? टू सॉरी चीजगढ़ में चालू करेगी। ऐसा अलग अलग जगह पे क्लास चालू करेंगे, अलग अलग जगह पे हम लोग क्लासरूम लेते हैं भाड़े पे। तो पार्टनरशिप है क्या? हाँ है। राइटिंग में किया है क्या? हाँ राइटिंग में किया है। उसको स्टैम्प लगाया क्या? उसको स्टैम्प भी लगा दिया। लेकिन उसको रजिस्टर किया क्या? रजिस्टर नहीं किया तो भी चलेगा क्या? चल सकता है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, एक विशालगढ़ में, एक पिंपरी चिंचवड़ में, किधर और एक किधर और, ऐसा सब जगह पे हम लोग क्लासरूम परचेस करेंगे एंड क्लासरूम विल बी परचेस इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप, नॉट इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स. It will not be their personal property, it will be partnership property. In that case, not only it should be in writing, not only it should be stamped, but it should also be registered. क्या समझ क्यों कैसे बोल रहा हूँ? Is it clear all of you? I'm repeating again. What is to be registered? वो जो तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, वो जो तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, वो परचेस करने के लिए तुमको उसका एक सेपरेट एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। वो एग्रीमेंट को स्टैम्प ड्यूटी भरना ही पड़ेगा। वो एग्रीमेंट को तुमको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी।
बट रजिस्टर करवाने के पहले तुमको एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा। कौन सा वाला? बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी का। बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी में तुमको बोलना पड़ेगा हु इज द सेलर, सो एंड सो इज द सेलर, हु इज द बायर, सो एंड सो इज द बायर, दैट सो एंड सो हु इज इट, बोलता पार्टनरशिप हो। कौन सा पार्टनरशिप हो? बोलते नहीं है वो हमारा ओरल एग्रीमेंट, वो नहीं चलेगा। लिख के लाओ। अच्छा ठीक है, लिख के लाओ। अरे ये नहीं चलेगा, स्टैम्प ड्यूटी करेगा। अच्छा स्टैम्प ड्यूटी पर। अच्छा ये भी नहीं चलेगा, रजिस्टर करके आओ कि तुम्हारा पार्टनरशिप फॉर्म है, ये रजिस्टर को भी बताइए, हमको मालूम रहना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? So repeating again, it should be drafted with care and stamped according to the provisions of Stamp Act of 1899. Where a partnership comprises immovable property, the instrument of partnership must be in writing, stamped and registered. So I'm repeating again. Agreement बोलेगा तो oral, deed बोलेगा तो writing and stamp. Registered compulsory नहीं है. When you say partnership deed, by default it should be registered, ऐसा कुछ नहीं. Deed बोलेगा तो writing में रहना चाहिए, stamping होना चाहिए. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? और अगर तुम्हारे पार्टनरशिप डीड को यूज करके तुम इमूवेबल प्रॉपर्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने वाले रहोगे, इन दैट केस यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. नॉट ओनली यू आर सपोज्ड टू हैव एन एग्रीमेंट, बट इट शुड बी अ डीड एंड इट शुड बी दैट डीड व्हिच इज रजिस्टर्ड डीड. म्हणजे तीन वेगवेगळ्या क्लासिफिकेशन तयार झाले. पहिलं कोण? एग्रीमेंट, मग कोण? डीड, आणि मग कोण? रजिस्टर्ड डीड. काय कळतं का मी काय म्हणतो ते? व्हॉट इज द एग्रीमेंट? ओरल. What is a deed? Writing and stamp. And what is registered deed? Written, stamped, as well as registered to the register of partnership. सगळ्यांना कळतं काय सांगितलं ते? मग त्या पार्टनरशिप डीड मध्ये काय असलं पाहिजे? खरं तर पार्टनरशिप जास्त काय बोलत नाही. तुम्हाला काय ठेवायचं ठेवा, मला काय प्रॉब्लेम नाही. पण जनरली प्रत्येक पार्टनरशिप डीड मध्ये कुठले कुठले पॉईंट्स असतात, त्याचं एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी आहे की जनरली ह्या पॉईंटवरती बोलून ठेवलं बरं, पण नंतर कटकट होत नाही. आणि जर का तू याच्यावरती बोलला नसाल तर मग पार्टनरशिप ऍक्टचे जे रूल्स असतील ते ऍप्लिकेबल होतील. When the deed is silent, then the partnership act is applicable. हे आपण admission determination वर पण बघितलं होतं. If nothing is mentioned in partnership, then no salary to partner, no interest in capital, no interest on drawing, TSR is equal to equal. यानी हमने सब डिस्कस किया था. अरे कुछ तो बोलो. Yes, sir. No salary to partner, डायरेक्टली बोल कर सर मैं वर्किंग पार्टनर हूँ, बट तुम्हारा एग्रीमेंट में लिखो, एग्रीमेंट में डीड में लिखा हुआ रहेगा ना कि ये पार्टनर वर्किंग पार्टनर उसको इतना सैलरी देने वाले, हम सुनने को तैयार, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं. बिकॉज एनीवे पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट में जो डालोगे वो हम एक्सेप्ट करने को तैयार. एग्रीमेंट चुप बैठोगे तो देन वी विल गो टू द पार्टनरशिप एक्ट. तो भैया बाद में पार्टनरशिप एक्ट, अरे यार इतना काम करने का कुछ नहीं मिला, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग, और वो तो आराम कर रहा था घर पे. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैंने भी कैपिटल डाला, उसने भी कैपिटल डाला, मैंने मन लगा के काम किया, उसने मन लगा के काम नहीं किया, फिर भी मुझे जितना प्रॉफिट दिखा उतना ही प्रॉफिट उसको मिलने वाला है. ये बराबर नहीं. तो यार तुम एग्रीमेंट डिजाइन करने के टाइम ये सब चीज सोचते हैं. क्या क्या डिजाइन करने के तुमको? नंबर 1 नेम ऑफ द पार्टनरशिप, नंबर 2 नेम ऑफ द पार्टनर्स, फर्म का नाम रखो और पार्टनर्स का नाम क्या वो बताओ. बाद में नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम क्या क्या प्रोविजंस होगा, तब गुडविल कैसे वैल्यू किया जाएगा. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? और कुछ रेक्टिफिकेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ रिवलेशन अकाउंट यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या वो सब चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं. दैट डिपेंड्स. समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? और रिटायरमेंट के टाइम उसको इमीडिएटली पेमेंट करने वाले किसके रिटायरमेंट के लोन के कन्वर्ट करोगे, फिर लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको. क्या समझ सकते कैसे बोल रहे हो? ये सब चीजें पहले से बोल के रखो. मतलब क्या, उसको किसी को भी अंदर आने के पहले पता रहना चाहिए अगर मुझे मन किया रिटायर होने का है तो इमीडिएटली कैश मिलेगी कि टाइम लगेगा, फिर कितना टाइम लगेगा, पहले से पता रहना चाहिए. और हमको पता रहना चाहिए कि वो हम अंदर उतर रहा है, वो भी अंदर उतर रहा है. अगर वो बीच में बाहर जाएगा तो अपने को इमीडिएटली फिर से कैश देना पड़ेगा कि वी आर गोइंग टू गिव और वी आर गोइंग टू गेट सम टाइम फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट सो दैट द बिजनेस मे नॉट बी डिस्टर्ब. ये अपने को पता रहना चाहिए. सो टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट, टर्म्स ऑफ एडमिशन, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स एंड लोन्स. कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, इंटरेस्ट ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, या फिर लेंगे कि नहीं लेंगे, और लोन के ऊपर इंटरेस्ट, लोन गिवन टू फर्म और लोन गिवन टू द पार्टनर बाय द फर्म, इंटरेस्ट का वर्किंग कैसे होगा, ये सब चीजें पहले से बता के रखो. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. जो फर्म डिसॉल्व होगी, इन दैट केस सेटलमेंट ऑफ अकाउंट किस तरह से होगा. कैन द पार्टनर डायरेक्टली डिसाइड दैट आई एम गोइंग टू टेक ओवर अ पर्टिकुलर एसेट ऑन हिज ओन. समझ रहे हो कैसे बोल रहे हो? तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा अगर हम परमिट करने वाले रहेंगे तो. ये सब चीजों के बारे में बोल के रखो. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर सैलरीज और कमीशन पेबल टू एनी पार्टनर्स इफ एनी. किसी पार्टनर को सैलरी देने का नहीं देने का. एग्जांपल, वर्किंग पार्टनर्स. वर्किंग पार्टनर को शांत करने के लिए इट इज बेटर टू गिव देम सैलरी. समझ रहे हो मैं कैसे बोल रहा हूँ? एंड टू मोटिवेट देम आल्सो. फिर कितना सैलरी दिया जाएगा. एंड प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर इन केस ऑफ ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी और फ्रॉड. अगर कोई पार्टनर तकलीफ देता है, सब को समझ में आया, तो आर बी नाउ डूम. एक तो डिसॉल्व करो वरना कंटिन्यू करो. दीज आर ओनली टू ऑप्शंस फॉर अस.
और कैन वी गो फॉर थर्ड ऑप्शन, हम किसी को निकाल सकते हैं क्या? अगर हाँ बोलोगे तो इन दैट केस ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 4 पार्टनर्स है, 3 लोगों का आपस में मस्त से प्यार है और एक बहुत होशियार है और उनको अभी उसका जलन हो रहा है, उसको तकलीफ देने का मन कर रहा है, समस्या में कैसे किसी भी कारण कैसे झगड़ा हो गया वगैरह करके, तो तीनों मिलकर उसको एक्सपेल कर सकते हैं। व्हाट आर द रीजन फॉर दिस एक्सपेल्शन कैन बी डन? जब तुम किसी को पावर दे तो उनको पता रहना पड़ता है कि ये पावर अनलिमिटेड है कि पावर लिमिटेड है, कौन से वक्त ये स्पेशल पावर को यूज किया जाएगा। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? व्हेन यू गिव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देन द नॉर्मल पावर्स, then it is always better to have complete control over the power. तो ये कब आएगा, कब एक्सपेल कर सकेंगे, किसको एक्सपेल कर सकेंगे, कितने लोगों ने उसके खिलाफ वोट करना चाहिए, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और उसके कौन से कारण के लिए तुम कर सकते हो, विच वर्क कैन बी कंसिडर्ड टू बी वर्दी ऑफ एक्सपेल्शन, समझ रहे कैसे बोल रहे हो? ये सब चीजें पहले से लिख के रखोगे तो बाद में झगड़े नहीं, वरना बिजनेस बड़ा होने का जब तुमको ऐसा झगड़ा वगड़ा हो जाता है तो तुम्हारी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट टाइम इसके अंदर वेस्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली हु विल एंजॉय? द लॉयर्स विल एंजॉय। You started business not for the purpose of making lawyers rich. You started business for making yourself rich. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? So you are equal to be very clear about how you are designing the thing. जब तुम्हारे पास कोई आता है बोलता है कि सर मुझे पार्टनरशिप चालू करना है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मुझे मदद करोगे क्या? Yes. Then you should tell them the importance of all these different things. वो बोलेगा सर अब इससे क्या को इतना सोचने का, जब आएगा तब देखा जाएगा, हम तो अच्छे दोस्त हैं, हम तो बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं, वो अच्छी बात है। इनफैक्ट तुम्हारी दोस्ती हमेशा बनी रहे, पार्टनरशिप की वजह से तुम्हारे दोस्ती में कुछ खटास ना आए, इसके लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना है, ये सब चीजें डालकर यार समस्या क्यों कैसे बोल रहा हूँ? दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ थिंकिंग। बोला काय डाउट होता? example घेतलं ऍक्च्युअल पार्टनर असेल आणि बरोबर पार्टनर प्रॉफिट शेअरिंग रेशो घ्यायचा आहे का सॅलरी पण डिफरन्स म्हणजे आता पार्टनरशिप युजली अग्री केलं असेल बट इफ इट्स नॉट इन द पार्टनरशिप की इज इट रेफर द पार्टनरशिप एक्ट डीड बनाया और डीड में नहीं लिखा तो देन यू शुड रेफर टू पार्टनरशिप एक्ट। विद ओरल एग्रीमेंट का कुछ मतलब ही नहीं होता। इफ यू मेक अ डीड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग एन ओरल एग्रीमेंट, नहीं तो फिर इसका कुछ मतलब नहीं, इट इज अनलिमिटेड नाउ बिकॉज़ एनीबॉडी कैन से नहीं, बट हमने ओरल अलग बोला था। अरे ओरल अलग बोला तो लिखना था पर राजा, समझे क्या? और अगर तुमने ओरली बोला हुआ था बाद में लिख के हो गया, लिखने के बाद तुमने फिर से कुछ ओरल अलग बोला तो फिर से लिखो, जब तक नहीं लिखोगे तब तक व्हाट इज रिटन दैट इज द लास्ट थिंग। म्हणजे त्याला काय म्हणतात अक्षर म्हणतात, अक्षर जे क्षरण होत नाही ते, समथिंग व्हिच डजंट डीके, दैट इज कॉल्ड एन अक्षर। तो तुमने वर्ड्स को अगर लिख के रखा हुआ है दैट मींस नाउ दे हैव बिकम इमॉर्टल, दे आर गोइंग टू गो बियॉन्ड योर लाइफ। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अगर तुमको कुछ नया सोचना है, हम ये नहीं बोल रहे कि तुमको बाद में प्रोविजन इंसर्ट करने को नहीं मिलना चाहिए। इफ यू वांट टू अमेंड योर पार्टनरशिप यू कैन अमेंड द पार्टनरशिप, यू कैन चेंज एनी क्लॉजेस, बट टिल द टाइम यू हैव नॉट चेंज्ड इट इन राइटिंग यू कैन से दैट सर हमारा ओरल एग्रीमेंट हो गया था वगैरह करके, दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि उसको कुछ वेरिफिकेशन नहीं होगा ना फिर बाद में, उसका कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स? एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। दूसरा कौन सा? नॉमिनल। तीसरा सब पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, इनकमिंग पार्टनर एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसमें से बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल सिंपल है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये जो लास्ट है और ये बीच का सब पार्ट। इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, ये इंस्टीट्यूट को अच्छा लगता है, थोड़ा सा आपको लगना चाहिए कि वो हम लोग सीए पढ़ रहे हैं। इनकमिंग पार्टनर मतलब क्या? इनकमिंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर मतलब क्या? आउटगोइंग पार्टनर। और क्या बताएंगे? रिटायरिंग पार्टनर है तो आउटगोइंग पार्टनर बनता है, एक्सपायर्ड पार्टनर है तो भी आउटगोइंग पार्टनर ही बनती है। रिटायरिंग पार्टनर मतलब कौन से चला गया, और एक्सपायर्ड पार्टनर मतलब दुनिया से अल्टीमेटली चला गया, बाकी कुछ नहीं। इनकमिंग पार्टनर मतलब क्या? जिसको हमने पार्टनरशिप में एडमिट किया हुआ है, एडमिटेड पार्टनर, न्यूली एडमिटेड पार्टनर, तो उसमें कुछ ज्यादा दम नहीं। इनकमिंग आउटगोइंग ओके ओके। नॉमिनल कोई बता सकता है क्या मुझे, क्या रहेगा नॉमिनल? पार्टनर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नेम। ऐसा कोई रह सकता है क्या? क्या फायदा होता है उसका? अभी तुम्हारा उम्र लगभग 18 साल है, आज से 5 साल के अंदर तुम चार्टर्ड अकाउंट हो जाओगे, 23 ईयर्स के हो जाओगे, फिर तुम किधर बड़े बड़े फॉर्म में काम करने को जाओगे, फिर तुम पूरी दुनिया घूम के आओगे। दुनिया में कैसे बोल रहा हूँ? फिर तुमको लगेगा कि बस हो गया, अभी घंटा लागे, अब मैं खुद का क्लासेस चालू करता हूँ। अरे गेटिंग द पॉइंट? तो तुम क्लास चालू करने को आ गए, तब तक मैं कौशल सर हम लोग बूढ़े हो गए थे। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हम वैसे भी ज्यादा लेक्चर नहीं ले रहे थे, दिन में 1-2 घंटे का लेक्चर लिया तो लिया, नहीं तो बाकी कुछ नहीं करे। दैट्स व्हाट वी वर बेसिकली डूइंग, वी वर एंजॉयिंग आवर रिटायर्ड लाइफ। तुमने बोला कि सर
मैं आपका स्टूडेंट था, आपके पास ये किया, बाद में मल्टीनेशनल फर्म में काम किया, इतनी दुनिया घूमा, मेरा नॉलेज बढ़ गया। अब सर ये नॉलेज में लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, मैं अपना क्लास चालू करना चाहता हूँ। करो फिर, ऑल द बेस्ट। तो चलिए सर आप पार्टनर बनोगे क्या? मैं बोला अभी मैं नहीं सिखाता है, अब मैं थक गया, मुद्दा होगा। तुम बोलते कि सर प्लीज, बोलता देख अगर मेरे नाम का तुझे फायदा होता रहेगा तो ही ले, वरना मेरा कुछ फायदा नहीं। बोलते सर आप सिखाओ ही मत ना। सिखाऊंगा मैं ही, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास ताकत है, वो प्रॉब्लम नहीं है, आप सिखाओ मत, लेकिन मुझे बताने के कि हु आर आवर प्रोफेसर्स और हु आर आवर वेल विशर्स और हु आर आवर पार्टनर्स, ये मुझे चाहिए। आपका फोटो वहां पे रहेगा तो मुझे टेंशन नहीं। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बोला ठीक है, डालने का तो डालो मेरा नाम। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नाम डालो, अतरे मोरे क्लासेस करी। समझ में कैसे बोल रहे हो? चलेगा सर, नाम भी वही रखा तो चलेगा, मेरा मेरे घर भी चलेगा। अपने को क्या स्टूडेंट्स आना चाहिए, पैसा कमाने का अपने को मस्त से, और स्टूडेंट को अच्छा सर्विस देने का। बोला ठीक है, गुड, तो वी आर टेकिंग आवर नेम। कह रहे समझ में कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट इज इट? नॉमिनल पार्ट। नाइदर वी आर गोइंग टू वर्क, नॉट वी आर गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटिंग टू द कैपिटल। ना कैपिटल लाएंगे ना काम करेंगे, लेकिन हम लोग पार्टनर बनेंगे। सर आपको क्या फायदा? नंबर 1 मुझे पीएसआर मिलेगा। सर आपका तो जान दिए, मतलब 5 उंगलियां घी में, सिर कढ़ाई में। मैं बोलूं ऐसा नहीं है बाबा, बहुत रिस्की चीज है। अगर तूने अच्छा सिखाया तो ठीक है, अगर तूने वहां पे क्लास में जाके कुछ गड़बड़ करके बोल के रखा, बच्चों को तकलीफ दिया, तो कुछ फायदा नहीं हो सब चीज का अपने को। तो नॉमिनल पार्टनर बनना मतलब 5 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में, ऐसा नहीं होता है। नॉमिनल पार्टनर बनना मतलब रिस्क रहता है, क्योंकि याद रखो म्यूचुअल एजेंसी। समझता है जैसे बोल रहा हूँ। सो अगर सपोज तुम सच में मेरे पास आकर मुझे बोलते हो सर ऐसा करने का है, आप नॉमिनल पार्टनर बन जाओ, मैं बोलूंगा मैं 10 बार चेक करूंगा कि सच में तुम्हारे पास सिखाने की ताकत है कि नहीं है, तुम्हारे पास इंटीग्रिटी है कि नहीं, कि तुम लेक्चर बार बार कैंसिल करते हो कि क्या करते हो कि कैसे करते हो, टाइम पे सिलेबस पूरा करते हो कि नहीं करते हो, सब चीजों को देखूंगा। उसके बाद में डिसाइड करूंगा कि वो मुझे नॉमिनल पार्टनर बनने का कि नहीं बनने। बिकॉज आई नो दैट अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू टेक अवे माय गुडविल, इट इज गोइंग टू पुट अ ब्लॉट ऑन माय करियर, व्हिच इज व्हाट आई डोंट वांट। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? सो नॉमिनल पार्टनर मतलब अच्छी बात है सर, बहुत मजा रहता है, ऐसा नहीं है, इसकी बात, क्योंकि तुम काम भी नहीं करोगे, कैपिटल भी नहीं करोगे, तुम्हारा नाम शायद खराब हो सकता है अगर तुम्हारा पार्टनर ठीक नहीं रहेगा तो। अच्छा ठीक रहेगा तो इज इट क्लियर ऑफ यू? सो एक्टिव पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर मतलब क्या? वर्किंग पार्टनर, जो डे टू डे एक्टिविटीज में भाग लेता है, जो डिसीजन मेकिंग करता है, डिसीजन एग्जीक्यूशन करता है, मैनेजर जैसा काम करता है, एम्प्लॉय जैसा काम करता है, फिर भी पार्टनर। तो ओनर भी है और एट द सेम टाइम एम्प्लॉय भी है। दैट मींस एग्रीमेंट उसका एम्प्लॉय का एग्रीमेंट नहीं, बट इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज एक्टिव पार्टनर। दूसरा कौन है? नॉमिनल पार्टनर, मतलब क्या? नाम का पार्टनर। तीसरा कौन है? आउटगोइंग पार्टनर, मतलब क्या? रिटायरिंग पार्टनर नहीं तो एक्सपायर्ड पार्टनर। चौथा कौन है तुम्हारा? स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, मतलब बोलते हैं कि मैं पार्टनर हूं, जिम्मेदारी मेरा है, मुझे मालूम है, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लेकिन काम करने को नहीं, डे टू डे एक्टिविटी में मेरा कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं। In that case, he will be called as a sleeping partner or dormant partner, but he is also fully responsible for all the acts which are done by the partnership firm and other partners, provided they are in the authority of partner. If the partner has crossed his own authority, then sleeping partners are not responsible for the same. Next part, partner in profits only. This is generally for minor partners. This is generally for whom? Minor partners. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? But many, it is not restricted only to minor partners. You can also admit a major partner as a partner in profits only. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? You can also invite a partner who is major to be a partner in profits only. माइनर पार्टनर को आप बोलोगे भी ना कि तुझे मैं लॉस में भी डाल के रखूंगा, एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा, तो भी इट इज नेवर एप्लीकेबल. पार्टनर हु इज अ माइनर इज ऑलवेज पार्टनर इन प्रॉफिट. पार्टनर हु इज अ मेजर is by default partner in profit as well as losses, but you can convert him to be a partner in profits. Is it clear? Next part concept में incoming partner मतलब एडमिटेड पार्टनर. सर ये 2 पॉइंट्स इंस्टीट्यूट ने सिर्फ टाइम मारने के लिए दिया क्या? नहीं, थोड़ा और एक पॉइंट है वहां पे कि उनका कब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर कब से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बताने के लिए पॉइंट्स आते हैं. कि मैं पार्टनर बन गया तुम्हारा आज, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पार्टनर बनने के पहले के जो जो ट्रांजेक्शन थे उसके लिए मैं लायबल बन जाऊंगा. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? और मैं रिटायर हो गया आज, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मैं रिटायर होने के पहले जो जो कॉन्ट्रैक्ट करके रखे थे उसका अगर कुछ लायबिलिटी आएगा तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल सकता. वो पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए इंस्टीट्यूट ने पॉइंट डाले हुए, बाकी कुछ है नहीं. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. नाउ दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप. कोई बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, कोई बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपेल, ESTOPPEL. ओके, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय एस्टोपेल. एक्चुअली दोनों में थोड़ा फर्क है. Just an example that these 3 are partners.
सुनिए ठीक से, these three are partners and I'm not their partner. But if I decide or if I start claiming it to others that I'm the partner of this partnership firm, I'm repeating again, these three are partners, I'm not a partner, but I'm claiming to the entire world that I'm the partner of this partnership firm. These people are aware that I'm making this type of claim. क्या समझ में क्या बोल रहा हूँ? Or these people are unaware that I'm making this type of claim. Are you getting the point? इनको अवेयरनेस है कि नहीं, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है. मैं लोगों को झूठ बोल रहा हूँ कि भैया मैं इनका पार्टनर हूँ, मैं इनका पार्टनर हूँ, मैं इनका पार्टनर. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और बाद में सपोज नहीं जाने, तुम्हारा एग्जाम्पल ले लेंगे, किसी और का एग्जाम्पल ले, और 3 लोग, तुमको बुरा लगेगा, वैसे नहीं चाहिए अपने को, तुम्हारे बारे में तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए. ये 3 लोग है, सपोज इधर के कोई तो और अलग 3 लोग है, उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि मैं उनका पार्टनर हूँ, और ये 3 लोगों के पार्टनरशिप हमने कुछ तो गड़बड़ किया, घपला किया, फ्रॉड किया, नहीं तो उनको नुकसान हो गया. उनके जो क्रेडिटर्स थे वो बोलने लगे चलो 3 पार्टनर्स को पकड़ो, अनलिमिटेड लायबिलिटी घर से लेके आओ. यार समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? 3 पार्टनर फरार, मेरा गला पकड़ बोलता अरे नहीं देखो देखो हाँ तरी किती सप्लिमेंट लागतात? एक तरी घेऊन जातो सप्लिमेंटरी सुद्धा. डायरेक्टली सोडा नको घेऊन जातो. असं कर ना, मग पेपर भरपूर आहेत, आन्सर भरपूर आहेत, पण सप्लिमेंट कमी. मग सप्लिमेंटला नंतर लागते तरी परत घेणं आहे ना, कारण तो पेपरसाठी येईलच नाही का परत कॉलेजमध्ये. मग आजच्या पेपर पुढे फक्त सप्लिमेंट घेऊन जा. समजला, नंतरचा परवाचा पेपर असेल ना जो, त्याच्या आधी परत सप्लिमेंट घेऊन ठेव, त्याच्याशी बोलून ठेवून की कसं करायचं म्हणून त्याच्यामध्ये दॅट विल बी इझी. आणि तुला मी दुपारनंतर मेल पाठवतो, 1:30 वाजून तुला मेल पाठवतो, तू पेपर फक्त सॉल्व्ह करायचा. आणि तू पेपर वरती सॉल्व्ह करून झाला की मला मेल करायचा पेपर परत स्कॅन करून. समजलं का? कारण की मी सगळ्यांचे पेपर एकत्रच पाठवणार आहे, तुम्ही त्यांना एक एक पाठवू नको, मला पाठवा तुम्ही पेपर, मी त्यांना एकत्र पाठवून द्यायचं. मी सगळ्या एकाच मेल मध्ये त्यांना 12 मेल पेपर पाठवून द्यायला, मग त्यांना ते कठीण जाणार नाही परत सॉल्व्ह करण्यासाठी. सो तुझा पेपर झाला स्कॅन करून मला लगेच पाठवायचा, कारण मी त्यांना म्हटलं की नेक्स्ट डे मॉर्निंग आय एम गोइंग टू सेंड अ पेपर. So just ensure that you are going to write a paper before sleeping tonight, and you are sending it to me also. ऐसा मला लिहून ठेवला आणि झोपलो असं नको, लिहून टाकतो, स्कॅन कर, मला पाठव, मग झोप, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, ऑल द बेस्ट. चल, वेर आई वाज, हाँ वो फ्रॉड वाले लोग थे, मेरा गला पकड़ा, मैं बोलता अरे यार मैं तो पार्टनर हुई नहीं, छोड़ दो मुझे. तो आई विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम denying my responsibility towards the third parties of the partnership firm of which I was not a partner, but I was claiming to be a partner. I will be stopped. Partner by Estobel. ज्याला नंतर असं म्हणता येत नाही अरे मी पार्टनर नव्हतो, मी खोटं बोलत होतो. समजतंय का? खोटं बोलत असतं तर मग त्याचा पण फळ बघून घेऊ. दॅट्स अ सिंपल आयडिया. इट्स कॉल्ड एज पार्टनर बाय एस्टोबेल. अब दूसरा सिचुएशन, ये 3 लोगों का पार्टनरशिप फॉर्म है. इन्होंने किसी एक्स के बारे में बोलना चालू कर दिया कि एक्स हमारा पार्टनर है. मेरे बारे में बात नहीं करता हूँ. 3 लोगों का पार्टनरशिप फॉर्म है, ये 3 लोग अच्छे लोग एकदम, इनका पार्टनरशिप फॉर्म है. इन्होंने एक्स के बारे में बोलना चालू कर दिया, लेकिन एक्स हमारा पार्टनर है. एक ही गलती की, एक्स हमारा पार्टनर करके झूठ मूठ का बोला, एक्स निकला फ्रॉड. एक्स ने लोगों को चिंडी लगाया. क्या समझता है मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसके लोग आके तुमको पकड़ते हैं, बोलते हमको चिंडी लगाया, अनलिमिटेड लायबिलिटी, तुम पार्टनर्स हो, लो पैसा भरो. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? बोलते सर नहीं हम तो झूठ बोल रहे थे, हमारे देखो एग्रीमेंट में नाम नहीं एक्स का. बोलते नहीं ना, तो पार्टनर इज पार्टनर बाय होल्डिंग अप. समझ सकते हो? तो जनरली इट इज लाइक दिस कि जब वो कोई एक पर्सन बोलते हैं कि मैं पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, तो इट इज कॉल्ड एज पार्टनर बाय एस्टोबेल. ही कैन नॉट डिनाय द लायबिलिटी आफ्टरवर्ड्स इफ द पार्टनरशिप फर्म फेल्स. एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज होल्डिंग समबडी एज अ पार्टनर and that person turns to be fraud or that person creates some difficulties, then firm cannot immediately say no हमारा उसके साथ कनेक्शन था ही नहीं. That is called as partner by holding out. But generally तुम्हारा बुक में मेरे ख्याल से उन्होंने पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एक ही शॉर्ट नोट डाला हुआ है, उसके अंदर उन्होंने इसको भी कवर किया है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, पार्टनरशिप बाय एस्टोबेल. क्योंकि इसमें क्या है बेसिकली एक दूसरे को तुम पकड़ रहे हो, बाकी कुछ नहीं. So that is you are holding each other. That's the basic idea. That is a new point which probably you must not have studied in OCA. बाकी तो ठीक ठाक पॉइंट्स है सारे के सारे. ये भी पढ़ के रखा था क्या?
ये नहीं था ना, चलो ठीक है, फटाफट से देखेंगे। एन एक्टिव और एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर में क्या आएगा? इट इज अ पर्सन हु हैज बिकम अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट एंड हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप। He acts as an agent of other partners for all the acts done in the ordinary course of business. बाबा लोग उसको अंडरलाइन करके रखो, in the ordinary course of business. मतलब there are some extraordinary transactions which he takes into account. These are not ordinary course of business वाले transaction. Then by default he is not going to hold other partners as responsible for the same. अपने को आगे सीखने का कि what is considered as the implied authority of a partner. Which acts will be considered to be within the definition of implied authority and which acts are beyond implied authority. Implied authority मतलब क्या है? Implied का मतलब आपको मेरे ख्याल से मालूम रहेगा, inferred out of the conduct. Implied समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Implied authority मतलब ये पार्टनर है ना, मतलब ये सब चीजें कर सकता है, ये हमको सबको पता रहता है. That is called implied authority. So acts which are counted to be under the implied authority can be considered as ordinary course of business. Or the acts which are specifically mentioned in the deed, which are binding on everybody else, even if performed by one partner, then they will be considered as ordinary course of business. Lekin which are beyond implied authority and not mentioned in the agreement also, those acts will be totally different. In the event of retirement, he must give a public notice. अंडरलाइन करना पड़ेगा. एक्टिव पार्टनर जब रिटायर होता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है. In order to absolve himself of the liabilities for the acts of other partners done after his retirement. क्योंकि लोगों को तो दिखता है कि तुम पार्टनर थे, एक्टिव पार्टनर, तो लोग तुमको पार्टनरशिप का चेहरा करके मानते थे और तुम रिटायर हो गए हो, तो लोगों को कैसे समझेगा कि तुम रिटायर हो गए हो? देयर इज अ चांस है तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद में जो बाकी के पार्टनर्स है वो अभी भी बिजनेस कर रहे हैं. लोगों को लगता है कि हाँ अभी भी तू पार्टनर है, सिर्फ अभी तू काम करने को नहीं आ रहेगा, शायद तबियत खराब रहेगा, कुछ बाहर गया रहेगा, कुछ क्या रहेगा, दैट्स व्हाई अदर पार्टनर इज कमिंग एंड डूइंग द वर्क. सो देन यू विल फाइंड दैट other people may still continue to do the work with the partnership firm, assuming that you are the partner. They were trusting you. They were not interested in working with other partners, but they entered into the contract with other partners merely under the impression that you are still a partner. तो तुम बोलोगे सर ये मेरा थोड़ी गलती है, उनका गलती है. मैं तो रिटायर हो गया, मैं फॉर्म को बता दिया मैं रिटायर हो गया करके, पार्टनर पे एक्सेप्ट किया, हमने रजिस्टर को बोल दिया मैं रिटायर हो गया करके. अभी और क्या करूं? दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. यू आर अ वर्किंग पार्टनर, डोंट फॉरगेट टू गिव पब्लिक नोटिस. पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाता है? अगर पार्टनरशिप फर्म का तुम्हारा वेबसाइट रहेगा तो उसको डाल दो, फ्रॉम सो एंड सो डेट दिस पार्टनर हैज रिटायर्ड. उसके अलावा क्या करना करता है, जहां पे तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस रहता है उधर का एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक लोकल न्यूज़पेपर, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर, दोनों में उसका इन्फॉर्मेशन डालने का रहता है. देन इट इज कंसीडर्ड एज अ सफिशिएंट पब्लिक नोटिस. सर लेकिन वो पेपर किसी ने पढ़ा नहीं जाएगा तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट यू शुड बी इन अ पोजीशन टू प्रूव इट कि मैंने पब्लिक नोटिस दिया हुआ था. यार समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सर मैं सिर्फ वर्नाक्युलर पेपर में डालता हूँ, ऐसा करके नहीं चलेगा, तुमको दोनों करना पड़ता है. वन शुड बी इन वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर एंड वन शुड बी इन इंग्लिश न्यूज़पेपर. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Because there is a chance that your customers or your suppliers or the people who are entering into contract with you, they may not be familiar with the vernacular language of the region where you are doing the work. तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? It is better that it should be in vernacular language also. To prove on which date a particular thing was inserted. तुम जब न्यूज़पेपर में डालते हो तो तुम्हारे पास डेट रहता है, एंड दैट इज अ थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कि इससे क्या हुआ है. समझे क्या मैं? It's not always, remember, law is not about only you doing the things. Law is about you should be in a position to prove that this thing was done. Website was still internet archive that in the past. See, you are thinking about a small business. Technology they are using for the purpose of using their website, etc. So मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करते जाओ. याद रखो कानून ने क्या बोला है, पब्लिक नोटिस का बेसिक जनरल मतलब है यही. अभी कानून 32 का था, बाद में नया नया चीज आया रहेगा, तो कानून जब तक बन रहा था तो वो पूरा करना ही पड़ेगा. यू कैन से दैट सर फिर भी समझ लो, समझे क्या? शायद समझ भी जाएंगे, एक्सेप्ट भी कर देंगे, लेकिन यू विल फाइंड दैट द प्रोसेस में गेट ड्रैग्ड ऑन एंड देन यू मे हैव टू अननेसेसरी पे एक्स्ट्रा थिंग. उससे सिंपलीफाई कर दो काम. भी देने से अच्छा है न्यूज़पेपर को पहला फीस दे दो, काम खत्म करो.
टेक्स्ट जर एखाद्याने वाचलं वगैरे नसेल एखाद्याने लेक्चर लूटी का है ना खत्म, उन्हें नहीं पढ़ा, मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं, बट त्याची लँग्वेज वेगळी मुझे फर्क पड़ता नहीं. यू आर कमिंग टू आवर कंट्री, वी आर डूइंग टू डिफरेंट थिंग्स. वर्नाकुलर एज इंग्लिश. तुझे इंग्लिश भी आता नहीं, वर्नाकुलर तो हमारा ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? सोच के देखना. योर एंटायर एग्जाम्पल इटसेल्फ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एजंट वगैरे असेल तो उसका एजेंट उसको फॉर दैट ना. मुझे जितना प्रिकॉशन है जितना करके हो गया. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इसके आगे मैं मतलब तो अनलिमिटेड हो जाएगा, फिर मुझे पूरी दुनिया भर में एक जर्मन में डालो, एक फ्रेंच में डालो, एक करो, ऐसा नहीं होता किसी पे. आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं जहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ उधर आके तुम काम करके जा रहे थे, तुमने एजेंट को अपॉइंट किया था, तो तुम्हारे एजेंट की जिम्मेदारी है ध्यान रखने का नहीं रखने का. समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट्सएप पे भी क्या बोलते हैं, ब्लू टिक आ गया ना, तो मैं जस्ट ओपन किया था लेकिन पढ़ा नहीं, दैट इज योर प्रॉब्लम. ब्लू टिक आया मतलब हो गया, सीन बाय रेड बाय आ गया, खत्म हो. हम इतना सब चीजें नहीं कर सकते. ये ऑफर एक्सेप्टेंस के अंदर भी आता है ना, कम्युनिकेशन ऑफर, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस आया था और पढ़ा था, पढ़ा नहीं था, मुझे क्या क्या बोलता, दैट इज नॉट काउंटेड. चलो ठीक है. स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर is a person who is a partner by agreement and who does not actively take part in the conduct of the business. They are called as sleeping or dominant partners. They share profits and losses and are liable to the third parties for all acts of the firm. For all acts of the firm, they are however not required to give public notice of their retirement, क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं कि वो पार्टनर्स है. समझता है क्या बोल रहा हूँ? तो रिटायर हो गए तो उनको बताने की जरूरत नहीं, पब्लिक नोटिस का जरूरत नहीं. वर्किंग पार्टनर रहेगा तो लोगों को बताना पड़ता है कि वो मैं रिटायर हो गया हूँ. Nominal partner, okay. A person who lends his name to the firm without paying any real interest in it is called as nominal partner. He is not liable to share the profits of the firm. So he is not entitled. He is not entitled to share the profits of the firm. Neither he invests in the firm nor takes part in the conduct of the business. He is however liable to the third parties for all acts done by the firm. Sir, nominal partner को profit नहीं मिलेगा क्या? Agreement में बोला रहेगा तो मिलेगा, नहीं बोला रहेगा तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि उसको प्रॉफिट मिलने वाला नहीं. यस, बाय डिफॉल्ट ही डजंट हैव एंटाइटलमेंट, हक नहीं है, बट आप उसको राइट क्रिएट करवा के दे सकते हो. क्लियर? ही लेंड्स हिज नेम without having any real interest in the firm, not entitled to share the profits of the firm, does not take part in the conduct of the business, but is liable to the third parties for all acts of the firm. All acts of the firm, remember. Next part is, तो ऑब्वियसली नॉमिनल पार्टनर को भी पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा रिटायरमेंट करता रहेगा तो, क्योंकि उसने नाम दिया अपना फर्म को. इंसिस्ट दैट अब मैं अगर रिटायर होता रहूंगा तो इन दैट केस, सो दैट पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड. नेक्स्ट पार्ट, partner in profits only. A person, or sorry, a partner who is entitled to share the profits only with is known as a partner for profits only, and also liable to the third parties for all acts of the profit, for all acts of the profits only. Entitled to share the profits only, not liable for losses, liable to the third parties for all acts of the profits only. मतलब अगर तो नुकसान के लिए उसका नहीं जा सकते, लेकिन जिस काम की वजह से फर्म को नुकसान नहीं हुआ है, जिस काम की वजह से फर्म को नुकसान नहीं हुआ है, बट फर्म वो काम पूरा करके नहीं दे रही है, तो थर्ड पार्टीज आर कमिंग एंड आस्किंग हिम कि भैया तो हमारा काम पूरा करके क्यों नहीं देता है? बोलते आई एम पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, मुझे मत पूछो. दैट इज नॉट द केस. वी कैन आस्क यू व्हाई यू नॉट कंप्लीटिंग द वर्क. वी कैन नॉट कॉन्टैक्ट अदर पार्टनर्स, दैट्स व्हाई वी आर कॉन्टैक्टिंग यू. तुम ये मत बोलो कि मुझे पूछो ही मत. हाँ भैया, तुझे शायद हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी का प्रिंसिपल लगा के घर से कैश लेके आने को नहीं बोले, और पार्टनरशिप हमको लॉस हो गया तो बाकी दो पार्टनर को तो इसको मत करके बोलेंगे रेडी दो. बट इसका मतलब ये है कि तू हमारे साथ कुछ भी बात करने को, हम तेरे साथ बात करने का तो बोलेगा बात मत करो, उसके साथ जाके बात करो. दैट्स नॉट इट. यू आर नॉट अ बेबी. हमेशा मम्मी डैडी के हाथ उंगली दिखाने का उनको बोलो. यू आर अ पार्टनर. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? योर एग्रीमेंट इज विद अदर पार्टनर्स दैट they are not going to share losses with you. They are going to only give you profits. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सो अभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 पार्टनर्स थे, उसमें से 2 लोग पार्टनर इन प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस थे, एक पार्टनर इन प्रॉफिट था और माइनर नहीं था, और पार्टनरशिप हमने ट्रांजेक्शन की और बाकी के 2 पार्टनर भाग गए. तो जिनके साथ ट्रांजेक्शन किए वो लोग पैसा मांगने के लिए इस पार्टनर इन प्रॉफिट के पास आ गए. उससे बोला आपको पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, मेरे पास से मत मांगो. हम बोलेंगे भैया अनलिमिटेड लायबिलिटी है, आपको पकड़ेंगे हम लोग, आपके पर्सनल प्रॉपर्टी से भी लेके जाएंगे हम लोग. हाँ, आप बाकी दोनों पार्टनर कैसे पूरा वसूल कर सकते हो? आप
क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Are you getting the point? You are a partner in profits only. It does not mean that third parties are going to be the party to this contract. पार्टनर इन प्रॉफिट मतलब ये तुम तीनों का, चारों का, 10 लोगों का जो तुम लोग पार्टनर्स हो उनका आपस का कॉन्ट्रैक्ट है कि इसको लॉस मत दो, फिर भी वो पार्टनर तो है। बाकी सारे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस स्पेशली अबाउट थर्ड पार्टीज आर कंप्लीटली एप्लीकेबल टू हिम। आफ्टर कंप्लीटिंग दोस रूल्स, आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टीज, देन ही इज सेइंग दैट मुझे इनके पास से पूरा पैसा वसूल करने का है। तो बाकी के दो पार्टनर बोलते नहीं पूरा कैसे, ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ मेरे को लॉस होने वाला था, तो लॉस का 3 टुकड़ा करेंगे। बोलेंगे अभी 3 टुकड़ा नहीं, 2 ही टुकड़ा, मुझे मेरा पैसा दे। क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Are you getting the point what I'm trying to specify? That is what is the meaning of liable to the third parties for only acts of profits. Is it clear to all of you? Then comes the next part. Incoming partner is a person who is admitted as a partner into the already existing firm with the consent of all existing partners. Underline the word all existing partners. It is not by majority. It is not by majority. Such a partner is not liable for any act of the firm done before his admission as a partner. इसके लिए हम क्या बोलेंगे? अगर किसी फॉर्म में आपको एडमिट किया तो बोलेगा भैया एडमिशन का डेट डालो, रजिस्टर के बाद बताओ कौन से दिन से एडमिशन हो गया करके। अरे यार तुझे कैपिटल करके लाया उस दिन से पकड़ने का क्या नहीं, यू हैव टू मेंशन द डेट ऑफ एडमिशन। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? वरना बाद में फिर वो लिटिगेशन में चला जाता है, फिर कौन सा पॉइंट्स को देखने का नहीं देखने का, फिर जज का अंडरस्टैंडिंग, फिर कॉमन लॉ, फिर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, वो सब देखा जाएगा। उससे सिंप्लीफाई कर दो, फ्रॉम विच डेट, the date on which I started working, because there is a chance many times what happens that an existing manager is admitted as a partner in the partnership firm. तो पहले से मैनेजर करके काम कर रहा था, एम्प्लॉय था, और बाद में उसको हमने एडमिट कर दिया पार्टनर करके। तो अभी कब से काम करने का? फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही वाज अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, या फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच वी गेव हिम अ प्रमोशन एंड बिकेम सीनियर मैनेजर, और फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच वी हैव एडमिटेड हिम एज अ पार्टनर, और फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही इज गोइंग टू ब्रिंग इन कैपिटल। पर अगर उसने कैपिटल नहीं लाएगा तो कौन सा दिन पकड़ने का? दिस इज द कॉम्प्लिकेशन व्हिच विल अराइज। दैट्स व्हाई वी आर स्पेसिफाइंग दैट प्लीज डोंट फॉरगेट कि बाद में ये बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का कि तुम्हारा कौन सा डेट ऑफ एडमिशन था उससे फर्क पड़ेगा। दैट्स व्हाई इन द रजिस्ट्रेशन ऑफिस यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट फ्रॉम सो एंड सो डेट दिस पर्सन बिकेम पार्टनर। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, आउटगोइंग पार्टनर मतलब क्या है? पार्टनर हु लीव्स द फर्म in which the rest of the partners continue to carry on the business as called a retiring or outgoing partner. Such a partner remains liable to the third parties for all acts of the firm until the public notice is given of his retirement. Obviously, if he is a working partner, if he is a sleeping partner, then that's not a problem. तो समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन फिर भी क्या करना पड़ेगा? मतलब स्लीपिंग पार्टनर रहेगा तो रजिस्ट्रार को बता दो इस दिन से रिटायर हो गया। क्या समझता है कैसे बोल रहा हूँ? और वर्किंग पार्टनर रहेगा तो रजिस्ट्रार का तो बता ही दो, रजिस्ट्रार को तो बता ही दो ऊपर से पब्लिक नोटिस, क्योंकि यू आर वर्किंग पार्टनर। अब रिप्टी का स्लीपिंग पार्टनर रहेगा तो क्या करने का? रिटायर हो जाने का, बाकी पार्टनर को अप्रूव करवा लेने का, एग्रीमेंट करने का, साइन करने का, रजिस्टर का ऑफिस में भेज देने का एग्रीड कॉपी, रिटायर, काम खत्म। और वर्किंग पार्टनर रहेगा तो ये सब करने का ही करने का, ऊपर से पब्लिक नोटिस है। तो समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट पार्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अ पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज आल्सो नोन एज अ पार्टनरशिप बाय एस्टोपेल वेयर अ मैन, मतलब वहां पे वुमन भी आ गया, याद रखो। So don't think that sir it is always only for a man. ऐसा कुछ नहीं है, लड़के लोग भी फंसा सकते हैं। Where a man holds himself up as partner or allows others to do so, he is then stopped from denying the character he has assumed and upon the faith on which creditors may be presumed to have acted. When a person represents himself or knowingly permits himself to be represented as a partner in a firm, एक तो खुद रिप्रेजेंट करता है, नहीं तो फॉर्म उसके नाम से रिप्रेजेंट कर रहे तो चुप बैठता है। क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? Are you getting the point? Either he is claiming that he is a partner or the firm is claiming that he is a partner and he is keeping quiet. Knowingly keeps quiet, that is important ना। मेरे को पता ही नहीं था कि सब मेरा नाम यूज कर रहे हैं, then it's a different story. But he is already aware that his name is being used and still he keeps quiet. Then the second point gets covered, to be represented as a partner in a firm when in fact he is not, then he is liable like a partner in the firm to anyone who on the faith of such representation has given credit to the firm. This is very important. He is not liable to the entire world. He is liable only to that part of the world who, under the belief that he is a partner, has done transaction with the firm or has lent money to the firm. Then to all those people who, under the faith that he is a partner, has done transaction with the firm. क्या समझ सकते हो क्या बोल रहा हूँ? तो कोई पार्टनर बाय एस्टोपेल है और उसके ऊपर विश्वास रख के किसी ने फर्म के साथ ट्रांजेक्शन किया है और फर्म ने वो ट्रांजेक्शन पूरा भी किया है,
जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कोई पार्टनर बाय एस्टॉपेल बन चुका है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन चुका है, उसके ऊपर विश्वास रख के नहीं, बल्कि वो पार्टनर है ये मालूम न रहते हुए किसी ने फर्म के साथ ट्रांजेक्शन किया हो। So third parties have entered into transaction with the firm without knowing that he is a partner. He is claiming that he is a partner. पर इतने लोगों को पता चल गया कि मैं पार्टनर पार्टनर करके बोल रहा हूँ, इनको पता ही नहीं कि मैं पार्टनर पार्टनर करके बोल रहा हूँ, और इन लोगों ने पार्टनरशिप फर्म के साथ ट्रांजेक्शन किया हुआ है और फर्म ने वो पूरा किया तो टेंशन नहीं है, फर्म ने पूरा नहीं किया तो मुझे टेंशन नहीं है। क्यों? बिकॉज दे एंटर्ड इनटू ट्रांजैक्शन विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट आई एम क्लेमिंग टू बी अ पार्टनर. So they did not enter into transaction with the firm under the faith that I am the partner. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? Then again there is no responsibility on them. But if those people who have entered into transaction under the faith that I am the partner of the partnership firm and the firm doesn't complete the work, then I cannot run the पूरा करना पड़ेगा. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Any difficulty? Okay, next part. Yeah. A person may himself or by his words or conduct have induced others to believe that he is a partner, or he may have allowed others to represent him as a partner. The result in both the cases are identical. Okay, next part. Example: X and Y are partners in a partnership firm. X introduced A manager as his partner to Z. A remained silent. Z is a trader believing A as a partner supplied 100 TV sets to the firm on credit. After expiry of the credit period, Z did not get the amount of TV sets sold to the partnership firm. Z filed a suit against X and Z filed a suit against X and A for the recovery of price. Here in the given case, A, the manager, is also liable for the price because he becomes a partner by holding out. Section 28 of the Indian Partnership Act. It is only the person to whom the representation has been made and who has acted thereon that has a right to enforce the liability arising out of holding out. You must also note, for the purposes of fixing the liability on a person who has by representation led another to act, it is not necessary to show that he was actuated by a fraudulent intention. फ्रॉड करके उसको किया ऐसा कुछ नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है कि वो उसने एक्टिंग किया हुआ है, काम खत्म हो गया. ओके, नेक्स्ट पार्ट. The rule given under section 28 is also applicable to former partner who has retired from the firm without giving a proper public notice on his retirement. In such cases, the person who, even subsequent to the retirement, gives credit to the firm on the belief that he was a partner will be entitled to hold him liable. इसके हमने बोल के रखा है वर्किंग पार्टनर को क्या बोले भैया, रिटायर हो जाओगे तो राइटिंग में भी करो, रजिस्ट्रार को भी बोलो और बाद में पब्लिक नोटिस भी दो, क्योंकि दुनिया आपको जानती है कि आप पार्टनर थे. Next example 5, a partnership firm comprising of PQ, R and S retires from the firm without giving public notice and his name continues to be used on the letterheads. Here, S is liable as a partner by holding out to the creditors who have lent on the faith of he still being a partner of the partnership firm. Clear? So here you complete the topic of general introduction of partnership. In the next lecture, we are going to talk about सब पार्टनर मतलब क्या, कोई बता सकता है क्या? एकदम सिंपल लॉजिक है एक्चुअली स्पीकिंग. सब पार्टनर का मतलब क्या, कोई बता सकता है क्या? सबका मालिक एक. सॉरी, a partner who is a partner of a partner. I repeat, a partner who is a partner of a partner is called as sub-partner. A sub-partner is not a partner of partnership firm. I repeat, sub-partner is not a partner of partnership firm. Therefore, सुनिए जरा, he cannot hold the partnership firm to be liable or other partners to be liable by the acts which are done by him. He can always hold his own partner to be liable for the same. I repeat, XYZ का पार्टनरशिप फॉर्म है, उसने जो Y जो है Y, उसने क्या कर दिया, अपने वाइफ को बोला कि तू मेरी सब पार्टनर. लाइफ पार्टनर तो है ही, ऊपर से सब पार्टनर. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अभी पार्टनरशिप फॉर्म के कितने पार्टनर है? 3 के 4. 3 कौन? XYZ. और Y क्या बोल रहा है, मेरे पास एक और एक पार्टनर, उसका नाम क्या है? मिसेस Y. क्या समझ रहे हो कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो. फिर मिसेस Y ने अगर कुछ गड़बड़ कर दी, झोलझाल कर दी, तो एक्स्ट्रा उसके रिस्पांसिबल है कि रिस्पांसिबल नहीं है? नहीं. सॉरी, एक्स्ट्रा Z रिस्पांसिबल नहीं है, लेकिन Y रिस्पांसिबल है क्या? है. और उसने अच्छा काम किया, किसने? मिसेस Y ने. उसके अंदर फॉर्म को प्रॉफिट हो गया, तो एक्स्ट्रा Z उसको शेयर कर सकते हैं क्या? यस, बिकॉज दे हैव गिवन अथॉरिटी टू हुम? Y ने काम करने के लिए किसको बोला? मिसेस Y को बोला. तो मिसेस Y को बोल, नहीं तो अपने बच्चे को बोल, नहीं तो अपने पिताजी को बोल, हमको क्या फर्क पड़ता?
हमने तुझे काम करने को बोला, तूने जिनके पास से काम करवा के लिए अच्छा काम हो गया तो अल्टीमेटली हम सोचेंगे तेरी वजह से अच्छा काम हुआ, और तू गड़बड़ करके आएगा, गदागुरी करेगा, तो इन दैट केस दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी. So sub partner cannot bind other partners by his acts. He cannot demand any profit share from the firm. He can demand share only from his partner. मतलब वो जो वायर है, मिसेस वायर रहेगी, वो बोलेगी अभी मैंने इतना अच्छा काम किया, मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट दो. फर्म बोलेगी तू कौन है, अब नहीं पता, तुझे काम किसने दिया, कितना वायर लिया, उसको पूछ. प्रॉफिट शेयर मिलेगा कि सैलरी मिलेगा कि क्या क्या, वो तुम्हारा दोनों का आपस का मामला है, हमको नहीं पूछने का. समस्या में कैसे बोल रहा हूँ, मुझे सैलरी मिलेगा क्या, मेरा ऑफिस का टाइमिंग क्या है, मेरे पर जिम्मेदारी क्या, मुझे विजिटिंग कार्ड मिलेगा क्या, कुछ नहीं. तो तुम जानो तुम्हारा मिस्टर वाई जाने, मैं कैसे बोल रहा हूँ. दैट इज सब पार्ट. व्हाट द आइडिया. नेक्स्ट लेक्चर में अपने को क्या डिस्कस करने का है, रिलेशनशिप्स ऑफ पार्टनर, रिलेशंस ऑफ पार्टनर. ठीक है, भागो. सर पार्टनर का कोर्ट में क्यों करावा लागतो. एक मिनिट. अरे एक मिनिट.